101-110 अवर्णनीय रूप से अजीब। आदित्य मेहरा की बेशर्मी, तुम क्यों? ध्रुव ने इस समय उलझन में मिताली शर्मा को अपनी बाहों में देखा। जब उसने उसे मुंह बधिर खड़ा देखा तो उसने भौहें सिकोड़ ली। तुम कब तक मेरी बाहों में रहोगी? मिताली शर्मा का चेहरा अचानक लाल हो गया और वह जल्दी से ध्रुव की बाहों से बाहर निकल गई। उसने जल्दी से अपना मन शांत किया, अपने बालों को अपने कानों के पीछे धकेला, फिर शर्माया और हकलाते हुए बोला, मैं ये देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं। ध्रुव ने अपनी पलकें घुमाई, मुझे क्या हो सकता है? क्या तुम मेरा मजाक देखने आ रहे हो? मिताली शर्मा रुकी और अगले ही पल उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। इस प्रदर्शन ने ध्रुव को चौंका दिया। अरे तुम्हें क्या हो गया है? ध्रुव ने अपना सिर खुजलाया, वास्तव में मिताली शर्मा के व्यवहार को समझ नहीं पाया। अगले ही पल मिताली शर्मा की आंखें लाल हो गईं और उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, ध्रुव क्या मैं तुम्हारी नजर में ऐसी ही हूँ? क्या बकवास है? ध्रुव का सिर एक पल के लिए सुन्न हो गया और उसने उलझन में मिताली शर्मा को देखा। ये लड़की किसी और की तरह क्यों दिख रही है? मिताली शर्मा ने फिर गला रूंधते हुए कहा, ध्रुव मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तुम्हारे लिए अभी अभी दर्जनों फोन कॉल किए हैं और अपने आसपास के लगभग सभी अमीर दूसरी पीढ़ी के दोस्तों को फोन किया है। मुझे पता है कि मेरे पास कोई योग्यता नहीं है और मैं किसी अमीर परिवार से नहीं हूँ बेटा, लेकिन मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तुम्हें बचाने के लिए तैयार हूँ। बोलते बोलते मिताली शर्मा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे, अपना फोन निकाला और सीधे कॉल रिकॉर्ड और वीचैट रिकॉर्ड निकालकर ध्रुव को थमाते हुए एक एक शब्द कहा, मुझे पता है कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, खुद ही देख लो। ध्रुव ने उस पर नजर डाली और यह वाकई सच था। वह अवाक रह गया, मिताली शर्मा की तरफ देखा और चुप हो गया। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि मिताली शर्मा उसे बचाने के लिए किसी को ढूंढ लेगी। उसकी नज़र में मिताली शर्मा वास्तव में एक ऐसी महिला थी जो सिर्फ उसके मजाक देखती थी और उसे नीची नज़र से देखती थी, जो गरीबों को नापसंद करती थी और अमीरों से प्यार करती थी। मिताली शर्मा ने खुद पर हंसते हुए कुछ उदासी और पतन के साथ कहा, मुझे दोष दो, मुझे हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाने और तुम्हें नीची नज़र से देखने के लिए दोष दो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मूवान तुम्हारे जैसे खराब हालात वाले आदमी से शादी करे। मूवान बहुत अच्छी है लॉन्डहाई, मुझे नहीं पता कि कितने युवा प्रतिभाएं मूवान का पीछा करना चाहती हैं। वह अपने जैसी ही परिस्थितियों वाले आदमी को उससे शादी करने के लिए ढूंढ सकती थी और फिर वे दोनों एक दूसरे का साथ देते और आसमान में उड़ते। मिताली शर्मा ने स्पष्टता से भरे चेहरे के साथ कहा, मैंने सुना है कि मैं तुमसे पहले शादी कर रही थी। मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं तुमसे घृणा करती हूँ और तुमसे नफरत करती हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में तुम सिर्फ एक मुफ्तखोर हो। तुम मूवान की कोई मदद नहीं कर सकते। इसके विपरीत वह मुसीबत में है, ये केवल उसे पीछे धकेलेगा। मैं तुम्हें नीची नज़र से देखती हूँ, तुमसे नफरत करती हूँ और तुम सबको बाहर कर देती हूँ क्योंकि तुम्हें मूवान के साथ नहीं होना चाहिए। मिताली शर्मा जितनी ज्यादा बात करती वह उतना ही कमजोर होता जाता। अंत में उसका पूरा शरीर कमजोर और खोखला लगने लगा। उसने एक गहरी सांस ली, दूर तक देखा और आंखों में आंसू भरकर बुदबुदाया, लेकिन मुझे पता है कि मैं गलत थी। तुम एक अच्छे आदमी हो। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि मैं जिस आदमी की तलाश कर रही थी वह तुम थे। जब मुझे पता चला कि मेरे पीछे की आकृति तुम थी तो मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं कितनी हास्यास्पद थी। बस इस बात पर भरोसा करना कि किसी व्यक्ति के चरित्र का आकलन करना मेरी गलती थी कि उसके पास पैसा है या नहीं। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे खेद है। ध्रुव चुप था, मिताली शर्मा को देख रहा था जो इस समय अशांत मूड में थी। एक पल की चुप्पी के बाद उसने आखिरकार कहा, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया है। मुझे पता है कि आप म्यूवान की सबसे अच्छी दोस्त हैं। हालांकि आपने थोड़ा जहरीला बोला, लेकिन यह वास्तव में म्यूवान की भलाई के लिए था। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, इसलिए इसका फिर से जिक्र न करें। मिताली शर्मा ने सिर हिलाया, उसकी आंखें लाल थीं और उसके सुंदर छोटे चेहरे पर अब मुझ पर थोड़ी दया आ रही थी। वह मूल रूप से एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी और वह जहां भी जाती थी अनगिनत पुरुष उसका पीछा करते थे। इस समय चूचू की दयनीय और कोमल उपस्थिति ने ध्रुव को इतना परेशान नहीं किया। ध्रुव ने फिर पूछा, वह जल्दी ही यहाँ आ जाएगी? आदित्य मेहरा को खोज रही हो? ध्रुव ने एक पल के लिए भौहें सिकुड़ी, ये औरत आदित्य मेहरा को क्यों खोज रही है? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम और आदित्य मेहरा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं रखने वाले? ध्रुव इतना गुस्सा हुआ कि वह हंस पड़ा। ये वाकई हास्यास्पद था, उसके पास करने को कुछ नहीं था तो उसे यह वह खोजने का इतना बड़ा दिखावा करने की क्या जरूरत थी? मिताली शर्मा ने चुपके से ध्रुव की ओर देखा और अचानक बोली, तुम ठीक ठाक बाहर क्यों आ गए? ध्रुव ने मुंह बनाया, मैं क्यों नहीं आ सकता? क्या वे सिर्फ कमीनों का झुंड नहीं है, मुर्गियों की तरह कमजोर? मिताली शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, उसकी आंखें थोड़ी अजीब थीं। मैंने चुपके से ध्रुव के शरीर को देखा। अच्छा, वह काफी मजबूत है और उसका फिगर भी अच्छा है। ये सोचते हुए मिताली शर्मा का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और अगले ही पल उसके दिल में थोड़ी खटास महसूस हुई। उसे ध्रुव के लिए वाकई कुछ अलग ही एहसास हो रहा था। शर्तों को एक तरफ रख दो, पिछली नाखुशी को एक तरफ रख दो, अंतर्निहित धारणा को एक तरफ रख दें। ध्रुव उस प्रकार का आदमी है जिसे वह बहुत पसंद करती है। उसे एक पल के लिए सचमुच दुख हुआ, ऐसा आदमी उसकी सबसे अच्छी दोस्त मीरा का मंगेतर क्यों बना? अगर ऐसा न होता तो बहुत अच्छा होता, मैं बस उसका पीछा कर सकती थी। लेकिन अगर वह मंगेतर है तो क्या हुआ? मीरा उसे पसंद नहीं करती तो वह उसका पीछा क्यों नहीं कर सकती? ऐसा लगता है कि खुद उसका पीछा करने में कुछ गलत नहीं है। मिताली शर्मा उसके दिमाग में आए इस विचार से चौंक गई। उसका चेहरा इतना गर्म था कि उसने अपना चेहरा ढक लिया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हे भगवान, मिताली शर्मा, तुम क्या सोच रही हो? ये तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त का आदमी है और तुम अपनी सबसे अच्छी दोस्त के आदमी को चुराना चाहती हो। किनारे पर खड़े ध्रुव को नहीं पता था कि मिताली शर्मा क्या सोच रही थी। वह थोड़ा चिंतित हुआ जब उसे पता चला कि मीरा आदित्य मेहरा को खोजने गई है। जब वे फोन करके पूछने ही वाले थे, बार के सामने अंधेरे में एक काले रंग की जगुआर क्वाड्रोपोड धीरे धीरे चलती हुई उनके सामने रुकी। ध्रुव ने देखा और भौहें सिकोड़ लीं। ड्राइवर आदित्य मेहरा था और यात्री मीरा थी। मीरा ने ध्रुव को देखा तो उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। उसने दरवाजा खोला और कार के रुकने से पहले ही बाहर निकल गई। जब वह ध्रुव के पास आया तो उसने ध्रुव को अजीब तरह से देखा और फिर हैरानी से बोला, ध्रुव, तुम बाहर क्यों आए? ध्रुव ने हंसते हुए मीरा का हाथ पकड़ लिया। हनी, मैंने तुम्हें बताया नहीं था। बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मीरा का पूरा शरीर कांप उठा। ध्रुव के हाथ पकड़ने पर वह प्राकृतिक महसूस कर रही थी। उसने छुड़ाने की कोशिश की लेकिन ध्रुव का हाथ बहुत मजबूत था और वह बिल्कुल भी नहीं छुड़ा सका। मिताली शर्मा ने यह दृश्य देखा और अपनी आंखें बचाते हुए अपने होंठ काट लिए। उसके दिल में खटास महसूस हुई। ड्राइवर का दरवाजा खुला और आदित्य मेहरा खुश चेहरे के साथ बाहर निकला। हालांकि उसका चेहरा खुशी से भरा था लेकिन उसके दिल में संदेह और जिज्ञासा की लहरें थीं। यह अजीब था, ये ध्रुव बाहर क्यों आया? क्या अब तक उसके अंग तोड़कर समुद्र में नहीं फेंक दिए जाने चाहिए थे? क्या बकवास है। हालांकि अगर वह अपने दिल में ऐसा सोचता तो स्वाभाविक रूप से वह इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाता, बल्कि इसके बजाय मुस्कुराता हुआ कहता, भाई ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम ठीक हो।
ध्रुव ने आदित्य मेहरा की ओर देखा और एक नज़र में ही समझ गया कि आदित्य मेहरा के मन में बुरे इरादे थे। वह उससे बहस नहीं करना चाहता था और शांति से बोला, सच में तुम्हारी चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई शेन। मीरा ने ध्रुव से सख्ती से कहा, मैं आज वास्तव में श्री शेन को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर वह नहीं होते तो मुझे डर है कि तुम आज बाहर नहीं आ पाओगे। आदित्य मेहरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, मीरा के शब्दों को समझ नहीं पाया और संदेह से पूछा, तुम मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक आज ध्रुव को बचाने में मदद करने के लिए किसी को खोजने के लिए श्री शेन को धन्यवाद। इस बार की पृष्ठभूमि सरल नहीं है। मेरे दादाजी ने जो कहा वह बेकार है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि श्री शेन का इतना बड़ा चेहरा होगा। मैं वास्तव में आभारी हूँ। अंतहीन आदित्य मेहरा एक पल के लिए अचंभित रह गया और फिर महसूस किया कि मीरा को लगा कि उसने ध्रुव को बचा लिया है, लेकिन उसने किसी भी रिश्ते को खोजने के लिए फोन नहीं किया। लेकिन जब मीरा ने यह कहा तो वह एक एहसान करने में खुश था और मुस्कुराते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके और मेरे बीच का रिश्ता बहुत अच्छा है। ये सिर्फ एक छोटी सी बात है। मैं आदित्य मेहरा किसी और चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं अभी भी बहुत से लोगों को जानता हूँ और दुनिया भर के बड़े लोग मुझे कुछ सम्मान दे सकते हैं। हालांकि बार मालिक अवंतिका रॉय का बहुत गहरा बैकग्राउंड है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर सकता कि मुझे ये चेहरा न मिले। जब आदित्य मेहरा ने यह कहा तो उसने चारों ओर देखा और थोड़ा दोषी महसूस किया, लेकिन उसे नहीं सुना जाना चाहिए। मीरा के चेहरे पर हैरानी थी कि बार मालिक उसे ऐसा मुंह दिखा सकता है। ऐसा लग रहा था कि आदित्य मेहरा वाकई सरल नहीं था। मीरा के चेहरे को देखकर आदित्य मेहरा को अचानक राहत महसूस हुई। उसने बस अपनी पसंद की महिला के सामने एक बड़ा दिख होने का नाटक किया और वह बहुत खुश हुआ। ध्रुव की ओर देखते हुए उसने जानबूझकर गंभीरता से कहा, भाई ये भविष्य में काम करने में लापरवाही मत करो। आखिरकार अगर कुछ गलत हुआ तो म्यूवान चिंतित होगा। मुझे बताओ, अगर म्यूवान ने मुझे आज नहीं पाया होता तो यह मामला वास्तव में गंभीर होता। इसे संभालना मुश्किल है भाई, ये आपको भविष्य में काम करते समय शांत रहना होगा। ये शब्द चिंतित लग रहे थे, लेकिन वास्तव में वे जानबूझकर ध्रुव का मजाक उड़ा रहे थे। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी और ठंडी मुस्कान दी। आज उसके सामने आने का आदित्य मेहरा से क्या लेना देना है? यह आदित्य मेहरा वास्तव में एक खलनायक है। वह झूठ बोलता है और इतना बेशर्म होने का दिखावा करता है। ये पहली बार है जब उसने किसी को इतना बेशर्म देखा है। वह अचानक चंचलता से मुस्कुराया और बोला, मिस्टर शेन, क्या आप वाकई इस बार की मालकिन अवंतिका रॉय को जानते हैं? आदित्य मेहरा दंग रह गया। वह ऐसे व्यक्ति को कैसे जान सकता है? हालांकि चूंकि उसने अभी अभी इतनी अच्छी तरह से शेखी बघारी थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस समय इनकार नहीं कर सकता था और उसने नाक भान सिकुड़ते हुए कहा, बेशक हम एक दूसरे को जानते हैं। इस बार के मालिक के साथ मेरा बहुत करीबी रिश्ता है। वरना भाई ये क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज बाहर आ सकते हो? ये कहने के बाद उसने ध्रुव की ओर आंखें घुमाई, अपने शब्दों में ध्रुव के लिए अपना नग्न तिरस्कार व्यक्त किया। ध्रुव ने कहा, ओह, उसके सिर को थपथपाया और मुस्कुराया जैसे कि उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। तो जब मैं मिस्टर शेन को जानता हूं तो मैं अंदर जाकर नमस्ते कह सकता हूं। मुझे दूसरों की गलतियों को न भूलने के लिए इस मालिक का भी शुक्रिया अदा करना होगा। आदित्य मेहरा के प्रतिक्रिया देने से पहले ध्रुव ने आदित्य मेहरा को सीधे बार की ओर खींचा। अध्याय 88। आदित्य मेहरा का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। वह जल्दी से रुका और चेहरे पर ठंडे पसीने के साथ बोला, नहीं, आज वाकई बहुत असुविधाजनक है। मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं पहले निकलूंगा। इतना कहकर आदित्य मेहरा ध्रुव से अलग हो गया और जल्दी से कार में बैठ गया। मीरा थोड़ी उलझन में थी। आदित्य मेहरा इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा था? खिड़की नीचे की गई और कार में बैठे हुए आदित्य मेहरा ने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। उसने मीरा को देखकर मुस्कुराया और कहा, मूवान, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। धन्यवाद। मीरा ने ईमानदारी से धन्यवाद कहा। जगुआर को दूर जाते देख ध्रुव ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, तुम वाकई शेखी बघार सकते हो। यकीनन शेखी बघारने में कुछ भी खर्च नहीं होता। तुम किसकी शेखी बघारने की बात कर रहे हो? मीरा ने ध्रुव को संदेह से देखा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारा मतलब आदित्य मेहरा है? ध्रुव ने अपनी सहमति जताने के लिए कुछ नहीं कहा। मीरा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वैसे भी उसने आज हम पर बहुत बड़ा उपकार किया और तुम्हें बचा लिया। तुम उसे शेखी बघारने वाला कैसे कह सकती हो? तुम्हें कैसे पता कि उसने ही मुझे बचाया था? ध्रुव ने पलटकर कहा, और कौन हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम खुद ही बाहर आए हो? मीरा ने आंखें घुमाई। ध्रुव को अपने अंकोशों में दर्द महसूस हुआ और एक पल के लिए वह ये कहना चाहता था कि अवंतिका रॉय अब उसकी अधीनस्थ है, लेकिन मिताली शर्मा भी वहां थी, इसलिए इन बातों के बारे में किसी को न बताना ही बेहतर था। अपने दांत चबाने के बाद वह दर्द में चुप रहने का ही विकल्प चुन सकता था। मीरा ने मिताली शर्मा की तरफ देखा और आश्चर्य से कहा, ज़ियाओ शियाओ, तुम चली नहीं गई? क्या तुम पहले वापस नहीं गई? मिताली शर्मा की आंखें थोड़ी चकरा गई थीं और उसने एक मुस्कान बिखेरी और कहा, ओह, मैं कुछ लेने के लिए वापस आऊंगी। मीरा की उत्सुक आंखों को देखकर वह स्वाभाविक रूप से मुस्कुराई और बोली, मूवान, चूंकि सब कुछ ठीक है इसलिए मैं पहले वापस जाऊंगी। किसी और दिन मिलते हैं। यह अच्छा है। मिताली शर्मा चली गई और ध्रुव को जाते समय गहरी नजर से देखा। मीरा ने मिताली शर्मा की पीठ की ओर देखा और थोड़ा भौहें सिकुड़ी। यह अजीब है, लगता है कि ज़ियाओ को आज रात कुछ गड़बड़ है। ध्रुव मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। मीरा ने पलटकर ध्रुव को घूर कर देखा, क्या मजाक है? कुछ नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त दिलचस्प है। मीरा ने धीरे से आह भरी और जटिल आंखों से कहा, वास्तव में ज़ियाओ भी एक दुखी व्यक्ति है। हालांकि वह कभी कभी जहरीली बातें करती है, लेकिन उसका कोई बुरा इरादा नहीं है और मैं उसकी कुछ हरकतें समझ सकती हूँ, क्योंकि उसके लिए अकेले रहना वास्तव में आसान नहीं है। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी। आपकी बात सुनकर मिताली शर्मा का क्या कारण है? जियांग म्यू कुछ कहना चाहता था लेकिन झिझक रहा था और अंत में बस धीरे से आह भरकर बोला, अगर तुम इस बारे में अब और बात नहीं करोगे तो तुम अब कहाँ जा रहे हो? घर जाओ, नहीं तो क्या? मीरा ने ध्रुव की ओर आंखें घुमाई और अचानक बोली, पहले मुझे वापस भेजो। यह मत भूलना कि अब तुम मेरे ड्राइवर हो। मीरा ने अपनी ऊंची एड़ी के जूते पहनकर बेंचले में कदम रखा। ध्रुव ने कंधे उचकाए और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। कार शहर से गुजरी और जल्द ही जियांग परिवार की हवेली में पहुंच गई। कार रुक गई। मीरा चुपचाप बैठी रही और एक पल के लिए चुप रही। धीरे से बोली, ड्राइवर की नौकरी की कोई सीमा नहीं है। मुझे अभी भी उम्मीद है कि तुम एक प्रगतिशील नौकरी पा सकोगे। अगर वह काम नहीं करता है तो मैं तुम्हारे लिए जियांग के परिवार में एक की व्यवस्था कर दूंगा। ध्रुव मुस्कुराया, मेरी पत्नी विचारशील है, कोई बात नहीं, मैं जो चाहूँ वह व्यवस्था कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उसी समय तुम्हारा पार्ट टाइम ड्राइवर भी बनना है। मीरा ने अपने होठों पर कुछ बेबसी के साथ कहा, एक ड्राइवर के रूप में यह संभव नहीं है। मुख्य बात यह है कि जब मैं कार का उपयोग करती हूँ तो आप मुझे नहीं ढूंढ सकते। ये बहुत सुविधाजनक नहीं है। इसमें असुविधा क्या है? क्या मुझे ढूंढना आसान नहीं है? इसलिए आप मुझे अपने साथ रहने दें। वैसे भी जियांग परिवार में आपके पास बहुत सारे विला हैं और आपके अपने विला में भी मुफ्त कमरे हैं। अगर यह संभव नहीं है तो मैं आपके साथ रहूंगी।
ठीक है, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा शर्मा गई और ध्रुव को अजीब तरह से देखने लगी। लेकिन इस आदमी ने जो कहा वह सच है। अगर एक पूर्णकालिक ड्राइवर सुविधा का पीछा करता है तो वास्तव में यही एकमात्र तरीका है। लेकिन एक आदमी के साथ एक ही छत के नीचे रहना, वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। मीरा की झिझक देखकर ध्रुव ने गर्म लोहे पर वार किया और कहा, प्रिय, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। जल्दी या बाद में हम शादी कर लेंगे और प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे, इसलिए अगर हम पहले से शादी करने की कोशिश करते हैं तो कोई बात नहीं। इसके अलावा कई आदमी तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। तुम सोचो कि अगर एक रात गरज और बारिश हो तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अगर बुरे लोग हों तो क्या होगा? चुप रहो। उसके बोलने से पहले ही मीरा का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। ट्रायल मैरिज, उसने इन चीजों के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन इस आदमी के मन में वाकई ऐसे बुरे विचार थे। विचारोत्तेजक तस्वीर अनायास ही मीरा के दिमाग में उभर आई और उसे अचानक अप्राकृतिक महसूस हुआ। ध्रुव ने घृणा से घूरा, दरवाजा खोला और कार से बाहर निकला और उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अरे पत्नी, तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। अलविदा। मीरा अपना थैला और खुशबू का झोंका लेकर चली गई। ध्रुव कड़वाहट से मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि बिना किसी तरकीब के उसके और मीरा के बीच की दूरियां मिटाना मुश्किल होगा। ये सोचते हुए उसने जियांग जोंगमिंग को एक संदेश भेजा, जिसमें जियांग जोंगमिंग से मीरा से यह कहने के लिए कहा कि उसे और मीरा को एक साथ रहना चाहिए। मीरा के करीब आने की एक वजह थी और दूसरी वजह जो ध्रुव ने नहीं बताई, यानी उसे यह अंदेशा है कि मीरा के चाचा जियांग हेहुआ का परिवार उतना सीधा साधा नहीं है जितना ऊपर से लगता है। हो सकता है कि जियांग के परिवार में कोई भेदिया हो और उसे मीरा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। संदेश भेजने के बाद ध्रुव एक छोटी सी धुन गुनगुनाता हुआ चला गया। सूर्या विहार सी व्यू विला डिस्ट्रिक्ट के विला नंबर 1 में लौटते हुए सब कुछ अंधेरे में था। ऐसा लग रहा था कि मेरे माता पिता और बहन पहले ही सो चुके हैं। ध्रुव कल की तैयारियों के बारे में सोच रहा था। उसकी बहन की कल छुट्टी होगी, इसलिए वह अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करने जाएगी। मेरे माता पिता और बहन पिछले कुछ सालों से गरीबी में जी रहे हैं। वे एक पैसा भी खर्च करने से कतराते हैं। वे जो कपड़े पहनते हैं वे पुराने और फटे हुए होते हैं। उन्होंने कभी कोई स्वादिष्ट खाना नहीं खाया या कोई मौज मस्ती नहीं की। ध्रुव को ये सोचकर बहुत खुशी हुई। खुद को दोषी महसूस करते हुए मैंने मन ही मन में अपने माता पिता को कल बेंगलोर घुमाने ले जाने का मन बना लिया। अपने कमरे में वापस आकर ध्रुव लेटने के बजाय बालकनी में बैठकर ध्यान लगाने लगा। पहाड़ पर 3 साल की ट्रेनिंग ने उसे रात में बिना सोए सीधे ध्यान लगाने की क्षमता दे दी है। यह न केवल शारीरिक शक्ति को बहाल करने में सोने से अधिक प्रभावी है, बल्कि यह उसे और भी मजबूत बना सकता है। इस तरह रात बीत गई और ध्रुव ने दरवाजा खोला और पूरी ऊर्जा के साथ कमरे से बाहर निकल गया। नीचे आकर देखा तो सुनीता, महेश और दिया टेबल पर बैठे थे। टेबल पर सुनीता के बनाए पराठे रखे हुए थे। जब उन तीनों ने ध्रुव को नीचे आते देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ध्रुव दंग रह गया और मुस्कुराते हुए बोला, माँ, पिताजी, युनफेई, आप क्यों नहीं खाते? आपको मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। दिया मुस्कुराई और बोली, भाई, माँ ने इसे तुम्हारे लिए सुबह जल्दी उठते ही बनाया था। उन्हें पता था कि तुम इस समय जाग जाओगे, इसलिए उन्होंने इसे अभी खत्म कर दिया। ध्रुव कुछ देर के लिए भावुक हो गया। जब उसका परिवार गरीब था तो उसे अपनी माँ सुनीता के हाथ के पराठे खाना सबसे ज्यादा पसंद था। वह चप्पल पहनकर चला आया, कुर्सी पर बैठ गया और खाना चटखारे लेकर खाने लगा। सुनीता के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और महेश के चेहरे पर भी राहत की भावना थी। धीरे धीरे खाओ बेवकूफ, माँ ने पूरा बर्तन पका दिया है, तुम्हारे खाने के लिए काफी है। ध्रुव ने एक पल में पराठों का आधा बर्तन खाली कर दिया, डकार ली और बोला, माँ, पापा, यूनिफेई, क्या आज तुम्हारा कोई प्लान है? महेश मुस्कुराया और बोला, हाँ ध्रुव, आज तुम ठीक हो। तुम बस हमारे साथ आ गए, ये तुम्हारा काम है। मेरे साथ क्या हुआ? महेश मुस्कुराया और बोला, मैंने अपने पुराने साथी से संपर्क किया है। मैं आज उनके परिवार से मिलने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपके काम के बारे में बात करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या वे मदद कर सकते हैं। ध्रुव ने अपना मुंह पोंछा और कड़वाहट से मुस्कुराया, पिताजी, आपको वास्तव में काम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक तरीका है। मेरे इतने सारे दोस्त हैं, इसलिए नौकरी का प्रबंध करना कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा मीरा भी है। सबसे बुरी बात यह है कि मैं उनके लिए काम करने जाऊंगा। जब करो, सुनीता ने तुरंत ईमानदारी से कहा। ध्रुव, माँ जानती है कि तुम अब बड़े हो गए हो और तुम्हें कभी कभी झगड़ना नहीं चाहिए, लेकिन माँ को अभी भी कुछ शब्द कहने हैं। तुमने पहले ही इस घर के लिए अपने दोस्तों को परेशान कर दिया है, इसलिए काम के बारे में मत सोचो। एहसान हमेशा होते हैं, इसका बदला चुकाना चाहिए। चलो जियांग परिवार की उस लड़की के बारे में बात करते हैं। वास्तव में वो लड़की तुम्हारी मंगेतर है, लेकिन क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की है? पुरुषों को हमेशा अपना करियर बनाना होता है। यदि तुम जियांग परिवार के अधीन काम करते हो तो क्या ये गलत नहीं होगा? क्या तुम किसी और की छत के नीचे रह रहे हो? और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लड़की का परिवार उसे नीची नजर से नहीं देखेगा, इसलिए हमारी बात सुनो। और इसके अलावा तुम्हारे पिताजी ने पहले ही नमस्ते कह दिया है, इसलिए आज मेरे साथ चलो और देखो। सुनीता और महेश के चेहरों पर उम्मीद भरे भाव देखकर ध्रुव ने आखिरकार थोड़ा सिर हिलाया। इस तरह 4 लोगों का एक परिवार टैक्सी लेकर महेश के तथाकथित पुराने साथी के घर पहुंच गया। लगभग 2 घंटे बाद, लगभग दोपहर के समय, कार आखिरकार एक महंगे और शानदार समुदाय के सामने रुकी। कुछ लोगों के कार से उतरने के बाद सुनीता ने समुदाय को देखा और आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाई। बूढ़े आदमी, तुम्हारा पुराना साथी एक सक्षम व्यक्ति लगता है। ये घर बहुत महंगा होगा। महेश मुस्कुराया, मेरा पुराना साथी बहुत सक्षम है। मुझे पहले उसे फोन करके पूछना चाहिए कि वह किस बिल्डिंग में रहता है। उसके बाद महेश ने अपना फोन निकाला और कॉल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, दूसरी तरफ वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि उसने क्या कहा और महेश ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। फोन रखने के बाद ध्रुव ने एक तरफ आश्चर्य से पूछा, पिताजी क्या हुआ? अध्याय 89 हथियारों में बंद साथियों से मुलाकात। महेश ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, जिस व्यक्ति ने फोन उठाया वह मेरा साथी नहीं था, बल्कि एक लड़की थी। उसने कहा कि मेरा पुराना साथी घर पर नहीं है और उसने हमें किसी और दिन आने को कहा है। ध्रुव ने भौहें सिकोड़ी और कुछ नहीं कहा। ये शब्द वाकई हास्यास्पद थे। अगर वह घर पर नहीं होता तो क्या वह फोन पर होता? ये स्पष्ट था कि वह अपने परिवार से मिलना नहीं चाहता था। महेश का चेहरा थोड़ा उदास लग रहा था और स्वाभाविक रूप से उसने इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया। सुनीता के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। बूढ़े आदमी, क्या यह इसलिए है कि आप, एक पुराने साथी, हमारे परिवार का स्वागत नहीं करते? महेश ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मैंने पहले ही उनसे मिलने का समय तय कर लिया था और उन्होंने हमारा स्वागत किया। किसने सोचा होगा कि ऐसा होगा? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, फोन फिर से बज उठा। महेश ने फोन पर नजर डाली और जल्दी से फोन मिलाया। दूसरी तरफ से एक खुशमिजाज बूढ़े आदमी की आवाज आई, अरे लाओ ये, मुझे बहुत खेद है, अभी अभी फोन मेरी भोली भाली पोती ने उठाया था। मेरी पोती की आंखें नहीं हैं और वह बोल नहीं सकती। मेरी बात पर ध्यान मत दो। तुम कहाँ हो? मैं और मेरी पत्नी तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं।
महेश मुस्कुराया और बोला, राजेंद्र सिंह, क्या आज तुम्हारे परिवार के लिए कुछ करना असुविधाजनक है? अगर यह असुविधाजनक है तो हम किसी और दिन आ सकते हैं। क्या बकवास है, तुमने मुझसे ऐसा कहा और तुम धोखा दे रहे हो। तुम उस समय मेरे पुराने प्लाटून लीडर थे और हम भाइयों की तरह सबसे अच्छी दोस्ती रखते हैं। क्या ये संभव है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो? चलो, तुम कहाँ हो? महेश ने सुनीता की ओर देखा। सुनीता ने जल्दी से सिर हिलाया और महेश ने आखिरकार कहा, हम तुम्हारे समुदाय के गेट पर पहुंच गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हारा परिवार किस बिल्डिंग नंबर में रहता है। तुम सब यहाँ हो, लाओ ये मुझे बताओ तुम क्या कह रहे हो। ओह, बस चुपचाप खड़े रहो और मैं तुम्हें तुरंत ले जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, हम अकेले ही वहां जा सकते हैं, परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। महेश ने तुरंत मना कर दिया और दूसरी तरफ से बूढ़ा आदमी रुक गया और कड़वाहट से मुस्कुराया। बूढ़े प्लाटून लीडर, तुम सच में मेरे साथ चक्कर चला रहे हो? चेंग, तो तुम अकेले ही आ जाओ, मैं घर को फिर से साफ कर दूंगा और बिल्डिंग 28 की सबसे ऊपरी मंजिल पर रहूंगा। ठीक है, चलो अब वहां चलते हैं। फोन रखने के बाद महेश के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई और उसके लटके हुए दिल ने राहत की सांस ली। अभी तक उसे लगा था कि वह उनके परिवार को नापसंद करता है, लेकिन इस फोन कॉल के बाद वह बहुत सहज महसूस कर रहा था। सुनीता ने इधर उधर देखा और थोड़ी दूर पर एक फल की दुकान देखी। उसने जल्दी से कहा, बूढ़े आदमी, हम खाली हाथ नहीं आ सकते, वरना हम लोगों को असहज कर देंगे। मैं अपने साथ ले जाने के लिए कुछ फल खरीदूंगी। महेश ने अपने हाथ में 2 सिगरेट देखी और मुस्कुराया। मेरे एक पुराने साथी के रूप में मुझे धूम्रपान करना पसंद है, खासकर यह बूढ़ा होंगयुन। क्या आपने नहीं देखा कि मैं 2 सिगरेट लाया हूँ? सुनीता ने कहा, यह काम नहीं करेगा, आपकी ये 2 सिगरेट अच्छी नहीं है। इसके अलावा आप नहीं जानते कि लोग अब धूम्रपान करना पसंद करते हैं या नहीं। रुको, मैं कुछ फल खरीदती हूँ, सुनीता ने कहा और फलों के कुछ डिब्बे खरीदने चली गई। जब वह दरवाजे पर चेकआउट कर रहा था तो ध्रुव ने देखा कि सुनीता ने अपनी जेब से 3 परतों के अंदर और 3 बाहर लिपटे एक प्लास्टिक बैग को निकाला और उसने अंदर से कुछ मुड़े हुए कागज के टिकट निकाले। ये दृश्य देखकर ध्रुव के दिल में थोड़ी खटास महसूस हुई और वह खुद को थोड़ा शर्मिंदा महसूस करने से नहीं रोक सका। जब वह वापस आया तो वह केवल अपने माता पिता के लिए एक जगह की व्यवस्था करना चाहता था। उसने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि उसके माता पिता के पास पैसे नहीं थे। नहीं, मुझे बाद में अपने माता पिता को कुछ पैसे देने होंगे, ध्रुव ने खुद से सोचा। फल लेकर परिवार समुदाय की ओर चल पड़ा। दिया के पैर पहले से बेहतर हैं। वह अभी भी थोड़ी लंगड़ी है, लेकिन वह बैसाखी को पूरी तरह से त्यागने में सक्षम हो गई है। जब वह समुदाय में चलती है तो राहगीर समय समय पर उसे उत्सुकता से देखते हैं। उन सभी की आंखों में अजीब भाव थे, क्योंकि जिस तरह से इस परिवार ने कपड़े पहने थे वह वास्तव में इस जगह के साथ असंगत था। यहाँ रहने वाले लगभग सभी लोग अमीर परिवार हैं, प्रत्येक घर की कीमत 6 से 7 मिलियन है। वे या तो मालिक हैं या नेता हैं और वे सभी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। इस समय ध्रुव के परिवार की जर्जर उपस्थिति को देखकर वे मदद नहीं कर सके, लेकिन भौहें सिकोड़ लीं। महेश और सुनीता स्पष्ट रूप से थोड़े शर्मिंदा और शर्मिंदा थे। राहगीरों की अजीब निगाहों को देखकर उनके चेहरे लाल हो गए। उन्हें यहाँ चलने में असहजता महसूस हुई। आखिरकार वे कभी ऐसी शानदार जगह पर नहीं गए थे। ध्रुव का चेहरा शांत था। हालांकि इस जगह को एक अच्छा समुदाय माना जाता था, लेकिन सूर्य विहार सी व्यू विला की तुलना में यह एक जुगी जैसा था। बात बस इतनी है कि मेरे माता पिता सूर्य विहार सी व्यू विला इलाके में घरों की कीमतें नहीं जानते। उस दिन दूसरे बुजुर्ग ने घर की कीमत के बारे में पूछा। ध्रुव ने कम प्रोफाइल बनाए रखा और कहा कि कीमत केवल कुछ हजार रुपये है। यह अनुमान है कि दूसरे बुजुर्ग को अभी भी अंधेरे में रखा गया है। जल्द ही वे बिल्डिंग 28 पर पहुंच गए, लिफ्ट से ऊपर की मंजिल पर पहुंच गए और आखिरकार सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए। जैसे ही मैं लिफ्ट से उतरा, मैंने एक लाल लकड़ी का दरवाजा देखा जो एक साधारण और महान माहौल को दर्शाता था। महेश और सुनीता ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और फिर महेश ने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद अंदर से कदमों की आहट आई। अगले ही पल दरवाजा धीरे से खुला, जिसमें एक आकर्षक और सुंदर महिला का चेहरा दिखाई दिया। महिला की उम्र एक पल के लिए नहीं देखी जा सकती थी। उसने लैवेंडर ड्रेस पहनी हुई थी, अंडाकार चेहरा, गोरी त्वचा, सुंदर चेहरा और अच्छी तरह से बनाए रखा हुआ। उसके बालों में एक चांदी का हेयरपिन था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जिससे लोगों के लिए उसके करीब महसूस करना आसान हो गया। लेकिन ध्रुव ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। कई सालों के अभ्यास के बाद वह एक नज़र में किसी के व्यक्तित्व को पहचान सकता था। हालांकि यह महिला सौम्य और सुंदर दिख रही थी, लेकिन ध्रुव को अभी भी पता था कि उसने अनजाने में उनके परिवार को कैसे देखा था। वह महिला की आंखों में हल्का अहंकार भी देख सकता था। सहज रूप से ध्रुव को लगा कि यह महिला गरीबी और धन के प्रति प्रेम से थोड़ी असंतुष्ट होगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप दोनों बुजुर्गों का पीछा किया। महिला ने नमस्ते कहने के लिए आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये लाओये का परिवार है? महेश ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी आगे बढ़ो, राजेंद्र सिंह लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही परिवार घर में दाखिल हुआ, उन्हें अंदर से जोरदार ठहाके की आवाज सुनाई दी। लाल चेहरे वाला और ऊर्जा से भरपूर एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी मिलिट्री ग्रीन शर्ट पहने चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान लिए तेजी से चला गया। बूढ़े गुरु, बूढ़े सिंह। महेश भी उत्साहित दिख रहा था और उसने बूढ़े का हाथ कसकर पकड़ लिया। बूढ़े की आंखों में आंसू की चमक थी और उसने महेश का हाथ पकड़ लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। बूढ़े प्लाटून लीडर, हमें अलविदा कहे 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। हम भाइयों ने 10 सालों में एक दूसरे को नहीं देखा। महेश इतना भावुक हो गया कि उसने बूढ़े का हाथ पकड़ लिया और अवाक रह गया। बूढ़े ने अपनी आंखों के कोने पोंछे अपने पीछे सुनीता को देखा और जल्दी से मुस्कुराया, नमस्ते भाभी। सुनीता थोड़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन फिर भी मुस्कुराई और आह भरी। बूढ़े ने फिर से पीछे देखा और इस समय उसकी आंखें ध्रुव से मिलीं। बूढ़े ने भावुक होकर कहा, बूढ़े गुरु, क्या ये आपके पीछे आपके बच्चे हैं? महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। जिस व्यक्ति ने अभी अभी दरवाजा खोला था वह था। ये आपके भाई बहन हैं। जिस महिला ने अभी अभी दरवाजा खोला था वह मुस्कुराई और बोली, राजेंद्र सिंह, आप बहुत उलझन में हैं। आप अपने पुराने प्लाटून लीडर और उसके परिवार को काम क्यों नहीं करने देते? आप दरवाजे पर खड़े होकर क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। बूढ़ा व्यक्ति शर्म से मुस्कुराया और जल्दी से महेश के परिवार को बैठा दिया। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बस चुपचाप उन्हें देखता रहा। ये घर क्षेत्रफल में बड़ा है और कम से कम लेकिन शानदार चीनी शैली में सजाया गया है। लिविंग रूम में किताबों की अलमारी पर सांस्कृतिक अवशेषों के कई मूल्यवान संग्रह रखे हुए हैं। वह फूलदान सैकड़ों हजारों का है। घर के मालिक का जीवन स्तर एक नज़र में देखा जा सकता है। कुछ लोग बैठ गए और कुछ सुखद बातचीत की। ध्रुव को उनकी बातचीत से पता चला कि बूढ़े आदमी का नाम राजेंद्र सिंह था और जिस महिला ने दरवाजा खोला वह उनकी पत्नी कामिनी सिंह थी। कामिनी सिंह कुछ प्लेट फल लेकर आई, उठकर बगल के कमरे में चली गईं। अंदर 20 की उम्र की एक खूबसूरत लड़की बिस्तर पर बैठी अपने मोबाइल फोन से खेल रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। कामिनी सिंह को अंदर आते देख उसने गुस्से से कहा, माँ, तुम पिताजी के बारे में क्या कह रही हो? क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम्हें घर में कोई मेहमान लाने की अनुमति नहीं है?
यहाँ बहुत शोर है, मुझे घर में आने वाले लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। कामिनी सिंह ने जल्दी से दरवाजा कसकर बंद किया, लड़की के बगल में बैठी और गंभीरता से बोली, इशिता, आज के मेहमान साधारण नहीं हैं। वे तुम्हारे पिता के पुराने गुरु हैं। पुराने गुरु को क्या हुआ? कामिनी सिंह ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बेटे, तुम में कुछ नहीं है ना? जरा सोचो, ये तुम्हारे पापा के पुराने गुरु हैं। इतने सालों में उनका प्रमोशन हुआ होगा और शायद अब वो कोई बड़े पद के अधिकारी हैं, इसलिए हमें उनकी चापलूसी करनी होगी। माँ को भी मेहमानों का आना पसंद नहीं है, वो उन्हें बहुत पहले ही भगा देती। इशिता सिंह ने अपनी जुबान बाहर निकाली, मुझे नहीं लगता कि ये परिवार किसी बड़े अधिकारी जैसा है। फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और बेकार के सड़क किनारे सामान बेचने वाले हैं। कामिनी सिंह भी दंग रह गईं और उनका चेहरा थोड़ा बदल गया। उन्हें भी ये बात पता चल गई, कोई बड़ा अधिकारी इतने सस्ते और घटिया कपड़े पहनेगा, और उनके काउंटर पर टूटे हुए धुएं और टूटे हुए फल भी नहीं रखे जा सकते। ये सोचकर कामिनी सिंह को भी मन ही मन शक हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, ये भी हो सकता है कि वो कम प्रोफाइल रखते हों। अधिकारी जितना अमीर होता है, उसे अपने प्रभाव पर उतना ही ध्यान देना पड़ता है। माँ, जाकर पता करो। कामिनी सिंह बाहर चली गई और राजेंद्र सिंह के पास बैठ गई। उसने चुपके से कुछ लोगों को देखा, थोड़ा भौहें सिकोड़ी, कुछ लोगों का अभिवादन सुना और अचानक जानबूझकर या अनजाने में मुस्कुराकर पूछा, पुराने प्लाटून लीडर, मैंने सुना है कि राजेंद्र सिंह अक्सर आपके बारे में बात करते थे, कहते थे कि आप उस समय विभाग टीम में एक सर्वगुण संपन्न प्रतिभा थे और नेता आपका बहुत सम्मान करते थे। महेश ने हाथ हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया, ये सब अतीत की बात है, इसलिए इसका जिक्र मत करो। कामिनी सिंह ने अपनी आंखें घुमाई, अपना मुंह ढंका और मुस्कुराते हुए कहा, आप इसका जिक्र कैसे नहीं कर सकते थे? मुझे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा प्लाटून लीडर क्षमता होने पर भी इतना विनम्र होगा। वैसे पुराने प्लाटून लीडर, मैंने सुना है कि आप सेना से सेवानिवृत्त हो गए हैं और नौकरी मिल गई है। बयूरों में काम करते हुए अब आप निदेशक हैं, है ना? और भाभी, आपको संस्थागत विभाग का नेता भी होना चाहिए, है ना? शब्द निकलते ही महेश और सुनीता के हाव भाव जम गए और माहौल एक पल के लिए जम गया। अध्याय 90 साथियों की अवमानना। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया और महेश और सुनीता को कुछ देर तक समझ में नहीं आया कि क्या कहें। राजेंद्र सिंह ने कामिनी सिंह की ओर भौहें सिकोड़ी और नाराजगी से कहा, आप आंख मूंद कर क्या पूछ रहे हैं? पुराने प्लाटून लीडर का काम गोपनीय होता है, आप आंख मूंद कर नहीं पूछ सकते, आप जानते हैं। इतना कहने के बाद उन्होंने महेश की ओर देखा और मुस्कुराए। पुराने प्लाटून लीडर अभी शर्मिंदा थे। मैं एक बूढ़ी औरत, कोई और इरादा नहीं रखती, मुझे बस आपकी परवाह है। जब कामिनी सिंह ने सुना कि यह एक रहस्य है, तो उसने मन ही मन सोचा कि उच्च अधिकारी भाग नहीं गया होगा। वह जल्दी से मुस्कुराया और कहा, हाँ 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 गुरु, बुरा मत मानना। अगर यह कहना असुविधाजनक है तो कोई बात नहीं, मेरी जबान बहुत तेज है। महेश की मुस्कुराहट थोड़ी बनावटी थी। उसने एक दूसरे और सुनीता की ओर देखा और धीरे से आह भरी, राजेंद्र सिंह, सच कहूं तो घर लौटने के कुछ ही सालों बाद मैंने नौकरी छोड़ दिया। राजेंद्र सिंह थोड़ा हैरान हुआ, तुमने नौकरी क्यों नहीं छोड़ी? उस समय उस विभाग में तुम्हारी अच्छी संभावनाएं थीं। जब मैं व्यापार में गया तो मुझे तुमसे ईर्ष्या हुई। ये कहने के बाद राजेंद्र सिंह अचानक मुस्कुराया और बोला, मैं समझता हूँ पुराने प्लाटून लीडर, क्या तुम्हारे पास जाने के लिए कोई बेहतर जगह है? मैं जानता था कि तुम पुराने प्लाटून लीडर कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। महेश ने जोर से मुस्कुराया, अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे कुछ विशेष कारणों से उस विभाग से निकाल दिया गया था। मेरे इस्तीफा देने के बाद मेरे परिवार के साथ कुछ हुआ और मैं फिर कभी उस विभाग में काम करने नहीं गया, घर में व्यस्त रहा। राजेंद्र सिंह ने तुरंत महेश को आश्चर्य से देखा, पुराने प्लाटून लीडर, ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ है। तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? महेश ने कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। वह जिद्दी और बेशर्म था, इसलिए दूसरों से शिकायत करने की शर्म उसे कैसे आ सकती थी। लेकिन इस समय राजेंद्र सिंह की ईमानदार आंखों को देखते हुए उसने धीरे से आह भरी और कहा, बूढ़े सिंह, अगर मैं सच कहूं तो मुझ पर मत हंसो। मेरा परिवार पिछले कुछ सालों में बहुत मुश्किलों से जी रहा है। तुम्हारी भाभी और मैं आमतौर पर दूसरों के लिए छोटे मोटे काम करता हूँ और जब मुझे खाली समय मिलता है तो मैं कुछ कबाड़ बीनता हूँ और उनसे खरीदता हूँ, जिससे मैं मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता हूँ। क्या? राजेंद्र सिंह अचानक उठ खड़ा हुआ और चेहरे पर अविश्वास के साथ महेश की ओर देखा, बूढ़े गुरु, आप? इससे पहले कि वह कुछ कहती, उसके बगल में कामिनी सिंह का चेहरा बदल गया। वह सीधे खड़ी हुई, महेश और सुनीता की ओर इशारा करते हुए आश्चर्य और झुंझलाहट के साथ बोली, क्या बकवास है? तुम दोनों नेता नहीं हो। इतने दिनों से यह काम करने के बाद तुम दोनों सिर्फ कूड़ा कबाड़ बीन रहे हो। महेश और सुनीता चुप थे, उनके चेहरों पर गहरी शर्मिंदगी और बेचैनी थी। कामिनी सिंह के शब्द उनके चेहरे पर चाकू की तरह चुभ रहे थे, जिससे उनके चेहरे पर चोट लग गई। कामिनी सिंह ने गुस्से से उन दोनों को देखा, मेज पटक दी, उठकर चली गई। जब मैं रसोई में गया तो चटकने की आवाजें आ रही थीं, प्लेटें टूटने की आवाजें, कटोरियां टूटने की आवाजें और गालियां देने की आवाजें आपस में मिल रही थीं। ये बहुत बेशर्मी है, दो कूड़ा बीनने वाले नेता होने का दिखावा कर रहे हैं। बस तुम चाहते हो कि मैं दोपहर का खाना बनाऊं और जो चाहो खाऊं। मैं ऐसे लोगों को कुत्तों को खाना खिलाते हुए भी नहीं खाने दूंगा। रसोई में हो रही आवाजों को सुनकर ध्रुव की आंखें एकदम से ठंडी हो गईं और उसने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इस समय महेश खड़ा हो गया और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, राजेंद्र सिंह, लगता है हमारे भाई बहन हमारा स्वागत नहीं कर रहे हैं। खैर, हम किसी और दिन मिलने आएंगे। राजेंद्र सिंह की भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। उसने ये वेंगुओं को देखा और एक एक शब्द बोला, बूढ़े प्लाटून लीडर, बैठ जाओ। तुम और तुम्हारी भाभी, तुम्हारे परिवार में से किसी को भी आज जाने की अनुमति नहीं है। कचरा उठाने वाले को क्या हो गया है? तुम अभी भी मेरे पुराने प्लाटून लीडर हो। तब तुमने सेना में हर जगह मेरा ख्याल रखा, लेकिन अब तुम निराश हो। भाई, क्या मैं तुम्हें नीचा देखूंगा? मैं राजेंद्र सिंह ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, तुम हमेशा मेरे पुराने प्लाटून लीडर रहोगे। आज रात के खाने के लिए रुको। इतना कहने के बाद राजेंद्र सिंह ने रसोई में कामिनी सिंह पर चिल्लाया, कामिनी सिंह, बाहर आओ। कामिनी सिंह अपने चेहरे पर काली लकीरें लिए बाहर चली गई। उसके चेहरे पर अभी अभी आई कोमल और देखभाल करने वाली मुस्कान गायब हो गई, केवल घृणा और अवमानना रह गई। राजेंद्र सिंह ने कामिनी सिंह की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा, इस घर में हुकूमत तुम चलाती हो या मैं? तुमने बगावत कर दी है। यह मेरा पुराना प्लाटून लीडर है, तुम क्या करोगी? कामिनी सिंह ने आंखें घुमाई और ठंडी सांस ली, ये तुम्हारा पुराना प्लाटून लीडर है, मेरा नहीं। मेरी नज़र में ये दोनों लोग सिर्फ कूड़ा बीनने वाले हैं। मैंने सब्जियां फेंक दी हैं, आज मैं खाना बनाऊंगी, यह मत सोचना। तुम खाना चाहती हो, बाहर खाओ। तुम, काश। राजेंद्र सिंह की आंखें गुस्से से काली हो गईं। उसने महेश की ओर देखा और अपराधबोध से कहा, बूढ़े गुरु, मेरी सास वास्तव में अज्ञानी है, उससे बहस मत करो। महेश ने चेहरे पर कड़वाहट के भाव के साथ कामिनी सिंह को देखा और कहा, भाइयों और बहनों, आज आपके परिवार को परेशान करने के लिए मुझे वास्तव में खेद है। हाँ हाँ, कोई परेशानी नहीं, मैं आपका मनोरंजन नहीं कर रहा हूँ। कामिनी सिंह ने अपनी आंखें घुमाई और कमरे में वापस आ गई। राजेंद्र सिंह ने गुस्से में मेज पटक दी और चिल्लाया, कामिनी सिंह, इशिता सिंह, तुम सब बाहर आओ।
कामिनी सिंह और इशिता सिंह सुस्ती से बाहर चली गईं और ध्रुव ने इशिता सिंह को देखा। इशिता सिंह ने चोटी बनाई हुई है, चेहरे पर हल्का मेकअप है, लाल होंठ और सफेद दांत, काली भौहें और पानी भरी आंखें और नाजुक और सुंदर चेहरा। उसने कमर तक लटकने वाली स्कर्ट, ऊंची एड़ी के जूते और सही कर्व्स पहने हुए हैं। वह एक शीर्ष सुंदरी की तरह है, लेकिन उसका चेहरा अधीर दिख रहा है। इशिता सिंह ने अपनी आंखें घुमाई, उसकी आंखों में गहरी घृणा और तिरस्कार था। उसने फिर राजेंद्र सिंह की ओर देखा और कहा, पिताजी आप क्या करना चाहते हैं? राजेंद्र सिंह ने कुछ गहरी सांसें लीं, अपने दिल में गुस्से को दबाया और फिर कहा, आज मेरे पुराने प्लाटून लीडर अपने बेटे के लिए नौकरी खोजने आए थे। मेरे पुराने प्लाटून लीडर का बेटा आपका भाई है। क्या तुम्हें नहीं पता कि कैसे बाहर आकर नमस्ते कहना है? इशिता सिंह ने ध्रुव की ओर ठंडी नजर से देखा और तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराई। मेरा भाई? क्या तुलाबाजी का ये देहाती लड़का मेरा भाई बनने के लायक है? बस अपने देखो। बगल में खड़ी दिया अब और नहीं सुन सकी और गुस्से में इशिता सिंह से बोली, तुम्हें मेरे भाई के बारे में ऐसा कहने की अनुमति नहीं है। इशिता सिंह ने दिया को देखा और मजाकिया अंदाज में मुस्कुराए, अरे यहाँ एक अपन भी है। तुम्हारा परिवार वाकई अजीब है। दो कचरा बीनने वाले हैं और एक 20 साल का लड़का है जिसने कुछ नहीं किया है और नौकरी की तलाश कर रहा है। एक अपन के साथ कैसा अजीब परिवार है। लंगड़ा शब्द बेहद कठोर था। दिया का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया और उसके होंठ कांपने लगे। ये दो शब्द महेश और सुनीता के दिलों में चाकू की तरह चुभ रहे थे और दोनों बूढ़ों की आंखें अचानक लाल हो गईं। ध्रुव के शरीर पर एक बुरी आभा दिखाई दी और उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा ठंडी, धूसर और खोखली हो गईं। वह धीरे से खड़ा हुआ और उसकी ठंडी चाकू जैसी आंखों ने तुरंत इशिता सिंह को चाकू भोंक दिया। इशिता सिंह का पूरा शरीर कांप उठा और ध्रुव की ओर इशारा करते हुए 2 कदम पीछे हट गई। तुम क्या करने जा रहे हो? हमेशा गर्म रहने वाले हाथ ने ध्रुव को धीरे से पकड़ लिया। उसने पलटकर देखा तो वह दिया थी। दिया ने आंखों में आंसू भरकर धीरे से कहा, भाई युनफेई की बात सुनो, चलो कोई परेशानी नहीं खड़ी करते, ठीक है? ध्रुव के दिल में अनगिनत जानलेवा इरादे हवा के साथ बिखर गए। दिया की ओर देखते हुए उसने सिर हिलाया। उसने दिया के बालों को छुआ और धीरे से कहा, चिंता मत करो युनफेई, मैं आवेग में नहीं आऊंगा। ध्रुव से भयभीत होकर इशिता सिंह और कामिनी सिंह ने कुछ देर तक बहुत साहपूर्वक बोलने की हिम्मत नहीं की। राजेंद्र सिंह ने इशिता सिंह की ओर देखा और कहा, इशिता जाओ और होटल का इंतजाम करो, दोपहर को हमारा परिवार मेरे पुराने प्लाटून लीडर के परिवार के साथ डिनर करेगा। ओह, हालांकि इशिता सिंह बेहद अनिच्छुक थी, फिर भी उसने राजेंद्र सिंह की बात को न मानने की हिम्मत नहीं की। उसने उदास होकर फोन उठाया। फोन उठाते ही वह अचानक मुस्कुराई और बोली, पापा रोहित मल्होत्रा ने कहा है कि वह बाद में आपसे मिलने आएगा। राजेंद्र सिंह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ये ठीक है। हम साथ में खाना खा रहे हैं और रोहित मल्होत्रा का परिवार काफी रिश्तेदार है ना? मैं टेबल पर उससे पूछूंगा कि क्या वह तुम्हारे भाई के लिए कोई नौकरी का इंतजाम कर सकता है। इशिता सिंह ने भौहें सिकुड़ी, इस मामले में फिर से रोहित मल्होत्रा क्यों शामिल है? क्या तुम अपने मामले खुद नहीं संभाल सकती? ये वाकई परेशानी वाली बात है। धमाका। राजेंद्र सिंह ने गुस्से से दाढ़ी उड़ाते हुए और घूरते हुए टेबल पटक दी। क्या कहा? लड़की? मेरे पुराने प्लाटून लीडर का बच्चा तुम्हारा भाई है। याद रखना, हम एक परिवार हैं। और मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैंने तुम्हारे भाई और मेरे बच्चे के साथ सेक्स किया था तो तुम। राजेंद्र सिंह, बस हो गया। कामिनी सिंह ने अचानक बीच में टोककर शर्मिंदगी से राजेंद्र सिंह की ओर देखा। इशिता सिंह का चेहरा लाल और सफेद हो गया। उसने ध्रुव की ओर ठंडी निगाह से देखा और कहा, बेबी किस? वाह, मैं चाहे मर भी जाऊं, मैं उससे कोई संबंध नहीं रखूंगी। वह पलटा और दरवाजा बंद करके घर में वापस चला गया। राजेंद्र सिंह को भी एहसास हुआ कि शायद उसने कोई गलती की है और महेश की ओर शर्म से मुस्कुराया। महेश ने आह भरी और अपने चेहरे पर अपराधबोध के साथ कहा, राजेंद्र सिंह, मुझे वाकई दुख है कि इस बच्चे के काम की वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हुई है। और फिर बच्चे के किसके बारे में भूल जाओ, बस इसे नशे में किया गया मजाक समझो। मेरा परिवार तुम्हारे परिवार के लायक नहीं है। मेरी बेटी इशिता को देर मत करो। राजेंद्र सिंह ने लंबी सांस ली और आह भरते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो पुराने प्लाटून लीडर, मैंने इस मामले में कुछ गलत किया। उस समय आपने और मैंने इन दोनों बच्चों के लिए विवाह अनुबंध करने का वादा किया था, लेकिन इन सालों में मेरे परिवार का व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है और इशिता एक जिद्दी लड़की है। वह जो चाहती है वही करती है और हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनती है। वह पहले से ही बाहर एक प्रेमी के साथ डेटिंग कर चुकी है। पहले मैंने मना कर दिया था, लेकिन पिछले 1-2 साल में मेरे सिंह परिवार का व्यवसाय कम होता जा रहा है और इशिता के प्रेमी का मेरा दोस्त का परिवार भी व्यवसाय में है और हमारी सिंह कंपनी को एक निश्चित राशि का वित्तपोषण दे सकता है, इसलिए मुझे इसकी बहुत परवाह नहीं थी। पुराने संरक्षक, मुझे इस बारे में दोषी महसूस होता है। महेश ने अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, राजेंद्र सिंह, मैं समझता हूं कि आपका क्या मतलब है, लेकिन उन्हें बच्चों के मामलों को खुद ही संभालने दें। हम माता पिता को बहुत ज्यादा नहीं पूछना चाहिए। जब इशिता का एक प्रेमी है तो बस उन्हें अच्छे से रहने दें। राजेंद्र सिंह ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में मैं ध्रुव के काम की व्यवस्था कर सकता था। मैं उसे सीधे हमारी कंपनी में मैनेजर के रूप में शामिल करने की व्यवस्था कर सकता था, लेकिन जुईजियाओ कंपनी मुश्किल स्थिति में है। ध्रुव को अभी आने देना भी ध्रुव को नीचे खींच देगा। मैं आपसे बाद में पूछूंगा। इशिता के बॉयफ्रेंड रोहित मल्होत्रा से पूछिए, उनके परिवार का बड़ा कारोबार है और अच्छी नौकरी की व्यवस्था करना कोई समस्या नहीं है। महेश ने जल्दी से कहा, बूढ़े सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्रुव, आप अपने अंकल सिंह को धन्यवाद क्यों नहीं कहते? ध्रुव मुस्कुराया, अंकल सिंह, यह मामला वास्तव में आपके लिए परेशानी भरा है, लेकिन वास्तव में ये ठीक है। मैं खुद काम संभाल सकता हूँ। आज मैं यहाँ मुख्य रूप से आपसे मिलने आया हूँ। मैं हमेशा अपने पिता से आपका जिक्र सुनता हूँ। राजेंद्र सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बच्चे बात कर सकते हो, सब ठीक रहेगा। अपने अंकल सिंह के साथ विनम्र मत बनो और दबाव मत बनाओ। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो बस बोलो और अंकल सिंह तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। ध्रुव ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, अंकल सिंह, तुम वाकई बहादुर बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मुझे अपने काम से कोई परेशानी नहीं है। सुनीता ने ध्रुव को एक तरफ खींचा और ध्रुव को बात करना बंद करने का इशारा किया। राजेंद्र सिंह हंस पड़े और उन्होंने ध्रुव की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। इस समय दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से एक आदमी चिल्लाया, अंकल सिंह, आंटी इशिता, क्या आप वहाँ हैं? अध्याय 91 सम्मान के लिए लड़ाई। इशिता सिंह और सिंह तुरंत कमरे से बाहर आई, दरवाजे पर चली गईं और उसे खोल दिया। जो शानदार काले सूट में सजे हुए थे, पीछे की ओर बाल और चश्मा पहने हुए थे, वह सुंदर और आकर्षक था। आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रोहित मल्होत्रा था। कामिनी सिंह तुरंत मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोली, यूफी यहाँ है। अंदर आओ और जल्दी से बैठो, अपने बच्चे को देखो, तुम अपने साथ कुछ लाए हो। ये सच है। इशिता सिंह ने रोहित मल्होत्रा को देखा, धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक खुश मुस्कान आ गई। वह बेहद खुश थी कि उसका प्रेमी इतना अच्छा था। रोहित मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, ये वह चिड़िया का घोंसला है जो मैं विदेश से वापस लाया हूँ, साथ ही कुछ विदेशी स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद भी हैं। कृपया इसे स्वीकार करें। कामिनी सिंह एक फूल की तरह मुस्कुराई, तुमने फिर से पैसे खर्च किए हैं, अंदर आओ और बैठो।
रोहित मल्होत्रा के हाथ से सामान लेते हुए कामिनी सिंह ने अपनी आंखों के कोने से देखा और संयोग से कुछ फलों के डिब्बे देखे जो महेश और सुनीता ने यहां आने पर खरीदे थे। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, कुछ लोग इतनी बड़ी उम्र में भी बच्चों की तरह समझदार नहीं होते। वे हमेशा महंगी चीजें लेकर आते हैं। कुछ लोग मदद मांगने के लिए बेकार के फल लेकर आते हैं। मुझे सच में नहीं पता कि वे क्या सोचते हैं। सुनीता का चेहरा अचानक लाल हो गया और वह जल्दी से खड़ी हो गई और शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ बोली, भाइयों और बहनों, हम वाकई बहुत जल्दी में हैं। मुझे सच में खेद है। मैं नीचे जाकर कुछ चीजें खरीदूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, सुनीता खड़ी हो गई और दरवाजा खोलने ही वाली थी। कामिनी सिंह ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, अब तुम क्या दिखावा कर रहे हो? अगर तुम सच में मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे तो तुम मुझे अभी अपने साथ ले जाते। तुम्हें इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। सुनीता एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा दर्द से जल रहा था और वह न तो खड़ी हो सकती थी, न ही बैठ सकती थी। वह पूरी तरह से असहाय खड़ी थी। उसे थोड़ा दुख हुआ और थोड़ा खट्टा भी। उसने जो फल खरीदे थे उनकी कीमत करीब 1000 रुपये थी। उसने अपने दशकों के जीवन में कभी इतने महंगे फल नहीं खरीदे थे। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उनमें से लगभग आधे फलों पर खर्च कर दिए। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरों की नज़र में ये बेकार होगा। सुनीता के चेहरे पर विनम्रता और शर्मिंदगी देखकर ध्रुव अब और शांत नहीं बैठ सका। वह अचानक खड़ा हुआ और बेहद ठंडे स्वर में बोला, माँ, अगर उन्हें लगता है कि चीजें बहुत छोटी हैं तो हम उन्हें बाद में वापस ले लेंगे। सुनीता एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर जल्दी से बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसने जल्दी से राजेंद्र सिंह की ओर देखा और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बूढ़े सिंह, मेरा बच्चा ध्रुव कभी कभी बहुत जल्दी बोल जाता है, लेकिन वह जो कहता है वह सच नहीं होता। इसकी चिंता मत करो। राजेंद्र सिंह मुस्कुराया, भाभी, हमारे रिश्ते में तुम्हें इस बात से क्या ऐतराज है? ध्रुव तुम्हारा बच्चा है और मेरी नज़र में वह मेरा भी बच्चा है। तुम्हारे छोटे भाई बहन ने ही अभी अभी इतनी तीखी बातें की थीं। बोलते बोलते राजेंद्र सिंह ने कामिनी सिंह को घूर कर देखा। कामिनी सिंह ने अपने होंठ सिकोड़े। उसकी आंखों में ध्रुव के परिवार के लिए घृणा भरी हुई थी और बुदबुदाते हुए बोली, अगर तुम दिखावा करने में इतने माहिर हो, इतने सख्त और काबिल हो, तो ऐसा मत करो। ध्रुव का गुस्सा फूट पड़ा और उसने अचानक अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और खड़ा होने ही वाला था। सुनीता ने जल्दी से ध्रुव को पकड़ लिया। उसकी आंखों में भीख मांगने वाली नजर थी और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। ध्रुव असहज महसूस कर रहा था। माँ, आप मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, बस मेरी बात मान लो। अगर कुछ हुआ तो बाद में बात करेंगे, ठीक है? मैं तुमसे एक माँ के नाते भीख मांग रहा हूँ। अपनी माँ की शक्ल देखकर ध्रुव ने धीरे से आह भरी और अपने दिल में भावनाओं को दबा लिया। इस समय रोहित मल्होत्रा ने सोफे पर बैठे परिवार को देखा और आश्चर्य से पूछा, चाचा चाची, ये कौन है? राजेंद्र सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, यूफी, मैं तुम्हें तुमसे मिलवाता हूँ। यह मेरे पुराने प्लाटून लीडर महेश का परिवार है। मेरे पुराने प्लाटून लीडर और मेरे बीच भाईचारे का रिश्ता है और उन्हें तुम्हारा चाचा माना जा सकता है। अंत में रोहित मल्होत्रा ने इन लोगों पर नजर डाली और थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। वह एक नजर में ही बता सकता था कि यह परिवार गरीब और साधारण है और उसे तिरस्कार और अवमानना का भाव महसूस हुआ। यह आदमी उसका चाचा बनने के योग्य है, बह। लेकिन राजेंद्र सिंह के ये कहने के बाद वह भी चेहरे पर मुस्कान के साथ मुस्कुराया। यह अंकल ये का परिवार निकला। नमस्ते अंकल। ये महेश ने जल्दी से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। क्या यह इशिता का बॉयफ्रेंड है? वह वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। राजेंद्र सिंह ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद पुराने प्लाटून लीडर। जब सब यहाँ हैं तो चलो खाने के लिए कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। महेश जल्दी से खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, राजेंद्र सिंह, हमारे परिवार को आज व्यवस्था करने दो। हम आपसे कुछ मांग रहे हैं और अगर हम आपसे ज्यादा पैसे खर्च करवाएंगे तो हमें शर्मिंदगी होगी। राजेंद्र सिंह की दाढ़ी चमक उठी। पुराने प्लाटून लीडर, आप अभी भी मेरे साथ विनम्र क्यों हैं? इतने सालों के भाईचारे के बाद क्या हमें इस खाने की परवाह है? महेश ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। ये काम नहीं करेगा। बूढ़े सिंह, मेरी बात सुनो, मैं आज व्यवस्था करूंगा। इशिता सिंह ने भौहें सिकुड़ी और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे परिवार को व्यवस्था नहीं करने दूंगी। मूल रूप से ये भोजन वास्तव में तुम्हारे परिवार का दावत था, लेकिन क्या तुमने आज मेरे प्रेमी को आते नहीं देखा? तुम व्यवस्था नहीं कर सकते, इसलिए मेरे पीछे मत आना। उसने कहा कि वह कुछ 100 रुपये में एक छोटे से रेस्तरां में भोजन की व्यवस्था करेगा। महेश और सुनीता एक ही समय में जम गए। दोनों बूढ़े एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह उदासी थी। सुनीता ने अपनी जेब में रखे सैकड़ों डॉलर को कसकर पकड़ लिया। पहली बार निराशा और दर्द महसूस कर रही थी। कई 100 रुपये का भोजन उनकी नज़र में पहले से ही बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे पक्ष की नज़र में यह मेज पर नहीं है। दोनों बूढ़े असहाय खड़े थे। उनके चेहरों पर विनम्र और शर्मिंदा मुस्कान थी। ध्रुव खड़ा हो गया। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। इशिता सिंह के बारे में उसकी धारणा बेहद खराब थी। उसने इशिता सिंह की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, आज खाने के लिए जगह चुनना तुम्हारे हाथ में है। खपत का स्तर चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, हम इसे वहन कर सकते हैं। इशिता सिंह ने व्यंग्य किया, अपनी आंखें घुमाई और कहा, इसे भूल जाओ, तुम्हें यहाँ दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैं शायद अपनी जेब से कुछ 100 रुपये नहीं निकाल पाऊंगी, इसलिए यह बहुत तेज लगता है। बगल में बैठे राजेंद्र सिंह ने जल्दी से मामले को सुलझाया और कहा, तियानमिंग, मैं आज तुम्हारे परिवार को कोई पैसा खर्च नहीं करने दूंगा। तुम मेहमान हो, क्या तुम्हें आमंत्रित करना नियमों का उल्लंघन नहीं है? यूफी, क्या आज तुम्हारी व्यवस्थाओं में कोई समस्या है? रोहित मल्होत्रा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, मैं मजाक कर रहा था, बेशक कोई समस्या नहीं है। क्या ये सिर्फ खाना नहीं है? कोई बात नहीं, चलो। कई लोग एक साथ बाहर निकले और लिफ्ट में खड़े हो गए। ध्रुव का परिवार अंदर से दबा हुआ था। महेश और सुनीता के फटे पुराने कपड़े राजेंद्र सिंह के परिवार के खूबसूरत और आलीशान कपड़ों से बिल्कुल अलग हैं। ध्रुव ये सब देखकर उदास हो गया। उसके माता पिता राजेंद्र सिंह के परिवार की उम्र के ही हैं, लेकिन राजेंद्र सिंह ऊर्जा से भरपूर हैं, मानो वे 40 के आसपास के हों, जबकि उनके पिता महेश थोड़े बूढ़े दिखते हैं। सुनीता और भी ज्यादा धूल मिट्टी और झुर्रियों वाली हैं, बहुत बुरी लग रही हैं। लेकिन कामिनी सिंह तो 30 के आसपास की लगती हैं। ये सब मेरी वजह से है। ध्रुव को मन ही मन असहज महसूस हुआ। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, अपने बूढ़े और दीनहीन माता पिता को देखा और मन ही मन सोचा, पापा मम्मी, मेरा बेटा आज आपकी इज्जत जरूर वापस कर देगा। लिफ्ट से बाहर निकलकर रोहित मल्होत्रा टोयोटा फॉर्च्यूनर में आए और राजेंद्र सिंह और कामिनी सिंह को देखकर मुस्कुराए। चाचा चाची, ऊपर आकर बैठ जाए। राजेंद्र सिंह ने भौहें सिकुड़ी। उनके समूह के लिए एक कार पर्याप्त नहीं थी। अगर वे अकेले परिवार होते तो वे बैठ पाते। राजेंद्र सिंह की झिझक देखकर सुनीता समझ गई कि राजेंद्र सिंह इस मामले पर विचार कर रहे होंगे, इसलिए उसने जल्दी से कहा, राजेंद्र सिंह, आप पहले जाए, हमारा परिवार टैक्सी ले सकता है। राजेंद्र सिंह ने हाथ हिलाया, नहीं, मैं आपसे टैक्सी लेने के लिए कैसे कह सकता हूँ। इशिता, जाओ और अपनी कार ले आओ। तुम अपने अंकल ये और उनके परिवार को ले आओ और हम रोहित की कार ले लेंगे। इशिता सिंह ने तुरंत भौहें सिकोड़ते हुए घृणा से कहा, नहीं, मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। मेरी कार अभी अभी धुलकर आई है और बहुत साफ है।
मैं इसे गंदा नहीं करना चाहती। जब उसने ये कहा तो उसकी नज़र महेश और सुनीता के धूल भरे जूतों पर पड़ी। राजेंद्र सिंह ने अचानक गुस्से से कहा, इशिता सिंह, तुरंत मेरे पास आओ। ये देखकर कि राजेंद्र सिंह गुस्से में थे, इशिता सिंह के पास उदास होकर गाड़ी चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक होंडा सिविक उसके पास से गुजरी। ड्राइवर की सीट पर बैठी हुई उसने गुस्से से ध्रुव की ओर देखा, अभी भी ऊपर नहीं आ रहे। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बुलाऊं? सुनीता ने अपने चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान दिखाई, सावधानी से कार की ओर चली गई, नीचे झुकी और बोली, इशिता तुम पहले जाओ, हमारा परिवार टैक्सी ले सकता है, सब ठीक रहेगा। इशिता सिंह ने अधीरता से कहा, जैसे ही मैं तुम्हें ऊपर आने के लिए कहूं ऊपर आ जाना। तुम क्यों रो रहे हो? सुनीता की मुस्कान जम गई। ओह ठीक है। कार का दरवाजा खोलकर महेश और सुनीता ने दिया को कार में बैठने में मदद की। ध्रुव स्थिर खड़ा रहा। सुनीता ने कहा, ध्रुव जल्दी से कार में बैठो। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया, माँ और पिताजी तुम आगे बढ़ो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। सुनीता जानती थी कि उसका बेटा इस भावना को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वह जोर से मुस्कुराई और बोली, मान जाओ बेटा, पहले कार में बैठो, इशिता हमारा इंतजार कर रही है। इशिता सिंह ने भौहें सिकुड़ी और नाक भान सिकुड़ते हुए कहा, मेरे पास क्षमता नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी भी गुस्सैल स्वभाव है। मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या सोचती हूँ। महेश ने अपने दिल की कुंठा को दबाते हुए ध्रुव से धीरे से कहा, ध्रुव गाड़ी में बैठो और अपने माता पिता की बात सुनो। ध्रुव ने आंखें सिकोड़कर इशिता सिंह को गहराई से देखा, फिर दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गया। इशिता सिंह ने अपनी आंखें घुमाई, तिरस्कार से मुस्कुराई और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी में माहौल कुछ हद तक शांत था। इशिता सिंह का चेहरा शुरू से आखिर तक ठंडा था, घृणा से भरा हुआ। ध्रुव ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। वह इशिता सिंह को अपने ऊपर नीचे देखते हुए बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन वह इशिता सिंह द्वारा उसके माता पिता के प्रति तिरस्कार और अपमान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके माता पिता इसे बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वह नहीं कर सकता। ये सोचते हुए उसने चुपचाप अपना मोबाइल फोन निकाला और कुछ संदेश भेजे। संदेश भेजने के बाद मैंने अपने माता पिता की ओर देखा जो शर्मिंदगी से पीछे की पंक्ति में बैठे थे, और मैंने मन ही मन सोचा, पापा माँ, मेरे बेटे को आज आपके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। जल्द ही वे एक होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। कार से कई लोग उतरे। ध्रुव ने ऊपर देखा और बेंगलो इंटरनेशनल होटल को देखा। उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। क्या ये बेंगलो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का होटल नहीं है? क्या संयोग है, इससे कुछ परेशानी तो बच गई। इशिता सिंह ने ध्रुव की तरफ देखा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम इतने हैरान क्यों हो? क्या तुम बेवकूफ हो? ये कहने के बाद वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराए। हाँ, मुझे लगता है कि तुम अपने जीवन में खाने के लिए इतनी अच्छी जगह पर कभी नहीं गए हो, मैं समझती हूँ। ये कहने के बाद वह पीछे देखे बिना सीधे होटल में चली गई। इसे मत देखो, तुम बेवकूफ हो, तुम मुझे जोर से हंसाओगे। ध्रुव ने इशिता सिंह की पीठ की ओर देखा, अपनी आंखें सिकुड़ी और अपनी बड़ी बहन दिया की ओर देखने लगा। महेश, सुनीता और दिया ने अपने चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी और शर्मिंदगी के साथ इस बड़े होटल को देखा। वे वास्तव में कभी इतने अच्छे होटल में नहीं गए थे। खुद को सजे धजे देखकर और फिर इन खाने वालों को देखकर उन्हें अचानक हीनता का एहसास हुआ। दिया की आंखों में संघर्ष की झलक थी। होटल में घुसने वाले आकर्षक लोगों को देखकर उसने अपने होंठ काटे और शर्मिंदगी से कहा, भाई ये जगह खाना महंगा होगा, है ना? ध्रुव मुस्कुराया, कोई बात नहीं, महंगा है या नहीं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, चलो अंदर चलते हैं और खाते हैं। बोलते हुए उसने दिया को सहारा दिया और महेश और सुनीता के साथ होटल की लॉबी की ओर चल दिया। अध्याय 92 क्या मैं टोस्ट करूं? जब वे होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो दरवाजा खोलने वाली दो वर्दीधारी वेट्रेस ने अचानक मुंह बनाया और ध्रुव और बाकी लोगों को घूरने लगी। उनमें से एक ने मुंह बनाया और कहा, तुम कौन हो? सुनीता ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, लड़की, हम यहाँ खाने आए हैं। तुम लोग यहाँ खाने आए हो? दोनों वेट्रेस ने ध्रुव और बाकी लोगों को अजीब निगाहों से देखा, लेकिन उन्हें देखते हुए दरवाजा नहीं खोला। उसे अपने सामने खड़े लोगों पर शक था। होटल की लॉबी में इशिता सिंह ने यह नजारा देखकर ठंडी मुस्कान बिखेरी और दोनों वेटरों को चिल्लाकर कहा, उन्हें अंदर आने दो। कई वेटरों ने घबराकर तुरंत दरवाजा खोला और सुनीता और महेश को अंदर आने दिया। ध्रुव ने अपने दिल की आग को दबाया और दिया के साथ अंदर चला गया। चोटी वाली महिला वेटर ने ध्रुव की तरफ देखा और फुसफुसाते हुए कहा, गरीब लोग यहाँ खाना खाने क्यों आते हैं? ये वाकई बहुत साधारण है। दिया का चेहरा अचानक लाल हो गया, लेकिन ध्रुव ने वेटर को शांति से देखा। तुम्हारा नाम क्या है? वेटर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर बिना किसी विश्वास के बोला, मेरा नाम नेहा शर्मा है। क्या हुआ? ध्रुव ने सिर हिलाया, जाओ अपना सामान पैक करो, तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहोगे। यो, मेरे बारे में कुछ कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वाह देहाती, मानो या न मानो, मैं किसी को तुम्हें बाहर निकालने के लिए कहूंगी। नेहा शर्मा नाम की वेट्रेस ने ध्रुव को घूर कर देखा। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया, वेटर की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा, फिर मुड़कर दिया के साथ अंदर चला गया। इशिता सिंह ने यह दृश्य देखा और ध्रुव को और अधिक तिरस्कार से देखते हुए ठंडी मुस्कान दी। उसके पास बिल्कुल भी योग्यता नहीं है, लेकिन उसे इतना दिखावा करना पसंद है। ये वास्तव में घृणित है। ध्रुव ने स्वचालित रूप से उसकी निगाहों को अनदेखा कर दिया। आज मुख्य रूप से दो बुजुर्ग यहाँ थे। सिंह परिवार उसके पिता महेश का भी दोस्त था। वह वास्तव में दृश्य को बहुत बदसूरत नहीं बनाना चाहता था। हालांकि इशिता सिंह उसे एक के बाद एक उकसाती रही, इसलिए उसने समय आने पर इशिता सिंह को सबक सिखाने में कोई गुरेज नहीं किया। में चला गया तो किसी ने होटल मैनेजर को नहीं देखा। दरवाजे पर खड़ी एक महिला का चेहरा बदल गया। उसे अभी ऊपर से सूचना मिली थी कि उनके होटल में एक महत्वपूर्ण अतिथि आने वाला है और उस अतिथि का नाम ध्रुव है, इसलिए उन्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। इसलिए मैनेजर एक तरफ खड़ा होकर इन ग्राहकों को सचेत या अनजाने में देख रहा था। ध्रुव को देखकर उसे अचानक अपने मन में चल रही तस्वीर याद आ गई। बस एक पल में उसने तुरंत ध्रुव की पहचान का अनुमान लगा लिया और जल्दी से उसके पास चली गई। लेकिन इस समय ध्रुव ने उसकी तरफ देखा। वह तुरंत ध्रुव के विचारों को समझ गई, जल्दी से अपना संयम वापस पाया और लोगों के समूह को देखकर मुस्कुराए। हर कोई कृपया मेरे साथ आओ, आज का सबसे अच्छा वीआईपी लाउंज विशेष रूप से आप में से कुछ के लिए आरक्षित है। राजेंद्र सिंह दंग रह गए और उन्हें यकीन नहीं हुआ। यहाँ के सबसे अच्छे बॉक्स में हमेशा बहुत उच्च पद वाले अधिकारी आते हैं। सप्ताह के दिनों में आम लोगों के लिए त्यानजी हाउ वीआईपी लाउंज में प्रवेश करना असंभव है। ये कैसे चल रहा है? उन्होंने रोहित मल्होत्रा को देखा और अवचेतन रूप से आश्चर्य से कहा, रोहित तुम वास्तव में आसमान छूते नंबर के साथ वीआईपी लाउंज बुक कर सकते हो? रोहित मल्होत्रा भी दंग रह गए, उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था। इसके अलावा वह इस वीआईपी लाउंज को बुक करने के लिए कैसे योग्य हो सकते हैं? वह बस अपना सिर हिलाकर मना करना चाहते थे, लेकिन फिर मैंने इसके बारे में सोचा, क्या यह मेरे लिए चमकने का अच्छा अवसर नहीं है? ये सोचकर वह मुस्कुराए और कहा, अंकल ये सिर्फ एक मामूली बात है, ये सिर्फ एक वीआईपी लाउंज है। कामिनी सिंह ने अपने चेहरे पर प्रशंसा के भाव के साथ कहा, इस आकार का केवल एक ही वीआईपी लाउंज है, इसलिए इसे बुक करना बेहद मुश्किल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यूफी इसे बुक कर पाएंगे।
ये वास्तव में आसान नहीं है। जब इशिता सिंह ने ये सुना तो उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था और वह उत्साहित होकर बोली, यूफी, ऐसा लगता है कि इशिता सही कह रही है, आपके कौशल वास्तव में सरल नहीं है। रोहित मल्होत्रा ने अपना सिर खुजलाया और थोड़ा दोषी महसूस करते हुए मुस्कुराया, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराने का नाटक किया। क्या बात है, यह एक मामूली बात है। चलो चाचा और चाची, वीआईपी लाउंज में चलते हैं। किसी ने ध्रुव के चेहरे पर व्यंग्य नहीं देखा। ये रोहित मल्होत्रा बेशर्म था और बस श्रेय ले रहा था, लेकिन वह रोहित मल्होत्रा से बहस करने के लिए वास्तव में बहुत आलसी था। समूह वीआईपी लाउंज में प्रवेश कर गया। राजेंद्र सिंह ने चारों ओर देखा और आह भरी, जैसा कि नेताओं के लिए विशेष रूप से प्रदान किए गए वीआईपी लाउंज से उम्मीद की जाती है। ये वास्तव में इतना आसान नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे, राजेंद्र सिंह को, इस वीआईपी लाउंज में खाने का अवसर मिलेगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कामिनी सिंह खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और बोली, यूफी, मेरी चाची ने आपके बारे में सही कहा। जब तक इशिता आपका अनुसरण करती है तब तक वह इस जीवन में धन्य रहेगी। रोहित मल्होत्रा ने अपनी नाक रगड़ी, मुस्कुराया और सिंह परिवार का अभिवादन किया। महेश और सुनीता को स्वचालित रूप से अनदेखा कर दिया गया। उन्हें और दिया को बैठने के लिए एक अगोचर जगह मिल गई। ध्रुव एक तरफ बैठ गया और कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में एक मुस्कान थी जिसे कोई नहीं पहचान पाया। रोहित मल्होत्रा ने आज इतना शेखी बघारी कि वह देखना चाहता था कि रोहित मल्होत्रा बाद में क्या करता है। जल्द ही व्यंजन आ गए। रोहित मल्होत्रा ने प्रत्येक व्यंजन को देखा और धीरे से भौहें से कुड़ी। क्या हो रहा है? ये किंग क्रैब, 20 साल पुराना ओल्ड मॉन्क और लगभग 30 साल पुरानी सुला रेड वाइन की कुछ बोतलें हैं। इन वाइन की एक बोतल की कीमत सैकड़ों हजारों में हो सकती है। परोसे गए लगभग सभी व्यंजन बेहतरीन व्यंजन हैं जो सभी अनमोल हैं। रोहित मल्होत्रा का चेहरा हर झटके के साथ पीला पड़ गया। क्या हो रहा है? मैंने कभी इतना महंगा कुछ नहीं मंगवाया। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं सका। एक वेटर को रोका और धीमी आवाज में पूछा, क्या आप गलत हैं? मुझे ये व्यंजन नहीं चाहिए। वेटर ने बस थोड़ा सा मुस्कुराया। हाँ, ये वास्तव में इस वीआईपी लाउंज से है। रोहित मल्होत्रा पूरी तरह से स्तब्ध था। उसका दिल खून से लथपथ था और वह और भी डर गया। ये टेबल शायद सैकड़ों हजारों से लेकर 10 लाख के करीब की कीमत की होगी। मैं इसे खरीद ही नहीं सकता। इस समय राजेंद्र सिंह भी बोल पड़े, यूफी, तुमने इतने सारे व्यंजन क्यों मंगवाए? ये सभी पहाड़ों और समुद्रों से प्राप्त व्यंजन हैं। इस पर बहुत पैसे खर्च होंगे। रोहित मल्होत्रा इस समय अपना दर्द व्यक्त नहीं कर पाए। उदास चेहरे के साथ उन्होंने एक मुस्कान बिखेरी और कहा, अंकल, ये कुछ भी नहीं है। आप आज खा सकते हैं। कामिनी सिंह ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, यूफी एक बच्चा है जिसके पास क्षमता है। मैंने इतने सालों में इतना अच्छा खाना नहीं खाया है। ये सब आज यूफी की बदौलत है। इशिता सिंह ने भी रोहित मल्होत्रा को एक खुश मुस्कान के साथ देखा। रोहित, धन्यवाद। नहीं, तुम्हारा स्वागत है। इशिता, अगर तुम्हें पसंद हो तो खा लो। रोहित मल्होत्रा लगभग रोने ही वाले थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समय क्या हो रहा है। इस समय एक और वेटर अंदर आया और उसने जल्दी से धीमी आवाज में पूछा, अरे, क्या तुम सच में सही हो? मैंने वास्तव में ये चीजें ऑर्डर नहीं की थी। वेटर मुस्कुराया और बोला, सर, हमारे बॉस ने आपको यह वीआईपी लाउंज दिया है। बॉस ने कहा कि इस वीआईपी लाउंज में विशिष्ट अतिथि हैं, इसलिए आज की टेबल निःशुल्क है। क्या? रोहित मल्होत्रा चौंक गए। कामिनी सिंह और राजेंद्र सिंह भी हैरान थे और भावुक होकर बोले, यूफी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ के बॉस को जानते हो। ये वास्तव में आसान नहीं है। इशिता सिंह ने रोहित मल्होत्रा को और भी अधिक प्रशंसा के साथ देखा। रोहित, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम यहाँ के बॉस को जानते हो, इसलिए तुम इतने चुप रहते हो। मुझे चुप रहने वाले आदमी पसंद हैं। थोड़ी देर की उलझन के बाद रोहित मल्होत्रा को अचानक एहसास हुआ कि उसने अपनी पहचान ली होगी, इसलिए होटल ने उसे मुफ्त बिल दिया। ये सोचकर उसका दबाव पूरी तरह से खत्म हो गया और वह बेहद आश्वस्त हो गया। उसने वाइन का गिलास उठाया और मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। अंकल और आंटी, सच कहूं तो मैं यहाँ के बॉस को जानता हूँ। आज हम खाने के लिए तैयार हैं। आओ अंकल और आंटी, मैं आपको टोस्ट करता हूँ। वीआईपी लाउंज में खुशियों का माहौल था। केवल ध्रुव ही शांति से खाना खा रहा था। उसकी आंखों में व्यंग्य की चमक थी। ये रोहित मल्होत्रा कितना बेशर्म है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बिना शर्माए या दिल की धड़कन के झूठ बोलेगा। इस समय इशिता सिंह ने देखा और ध्रुव को देखा, जो खाने में डूबा हुआ था और बात नहीं कर रहा था। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अरे, ये तुमने आज मेरे बॉयफ्रेंड रोहित मल्होत्रा का फायदा उठाया है। तुम क्यों नहीं पलक झपकाते? ध्रुव दंग रह गया। उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और अपना मुंह पोंछा। मैं क्यों नहीं पलक झपकाता? इशिता सिंह ने व्यंग्य किया और कहा, आप बातचीत करने में इतने असमर्थ हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप यूफी जितने अच्छे नहीं हैं, लेकिन मेरे पिताजी अभी भी कहते हैं कि मैं आपके साथ एक बेबी किस करता हूँ। वाह, ये वास्तव में शर्मनाक है। ध्रुव ने भौहें सिकोड़ी। मैंने आपको नाराज नहीं किया, आपने इतनी अप्रिय बात क्यों कही? इशिता सिंह ने व्यंग्य किया, क्योंकि आप बेशर्म हैं। आज रोहित का निमंत्रण है। इस टेबल की कीमत कम से कम सैकड़ों हजार है। बॉस ने रोहित की खातिर ऑर्डर माफ कर दिया। बस शुक्रिया। खैर, आखिरकार टोस्ट देने का समय आ गया है ना? उसे टोस्ट दो। ध्रुव अचानक हंसा। रोहित मल्होत्रा कौन है जो उसे टोस्ट देने के लिए कह रहा है? विदेशी राष्ट्राध्यक्ष उसे टोस्ट देने के लिए कहने के योग्य नहीं थे और इंग्लैंड की रानी उसे देखते ही नखरे दिखाती और दोपहर की चाय के लिए विनती करती। संयुक्त राज्य अमेरिका के तेल राजा और रोथस्चाइल्ड परिवार के मुखिया ने पिछली बार ध्रुव को 7वें दिन पर आमंत्रित किया था। उन्हें ध्रुव के साथ खड़े होकर शराब पीनी पड़ी। यहाँ तक कि सऊदी अरब के राजकुमार को भी ध्रुव को देखकर घुटनों के बल झुकना पड़ा। और अब किसी ने उसे टोस्ट करने के लिए कहा। ध्रुव को एक पल के लिए समझ में नहीं आया कि क्या कहना है। राजेंद्र सिंह ने मामले को शांत करने की कोशिश की और मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव, रोहित निश्चित रूप से आपके काम को व्यवस्थित करने में आपकी मदद कर सकता है। आप और रोहित एक ड्रिंक ले सकते हैं। आप दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं और भाई हो सकते हैं। ध्रुव ने हल्के से मुस्कुराया और पीछे झुक गया। मुझे खेद है चाचा, मैं वास्तव में इसे नहीं पी सकता। राजेंद्र सिंह का चेहरा थोड़ा जम गया। रोहित मल्होत्रा का चेहरा अचानक काला पड़ गया और थोड़ी देर के लिए माहौल बेहद ठंडा हो गया। अध्याय 93। एक अचानक दृश्य। मैंने देखा कि रोहित मल्होत्रा ने अपना वाइन ग्लास टेबल पर पटक दिया और ठंडे स्वर में कहा, चूंकि भाई ये मुझे मुंह दिखाई नहीं देंगे, इसलिए आप बाद में जाकर बिल चुका सकते हैं। ये बॉस मुझे मुंह दिखाई देता है। तुम कौन हो और तुम मुझे मुंह दिखाई नहीं दे सकते? ध्रुव ने थोड़ा मुस्कुराया। क्या तुम्हें यकीन है कि बॉस तुम्हें मुंह दिखाई दे रहा है? नहीं तो क्या तुम्हें मुंह दिखाई देने के लिए? रोहित मल्होत्रा मुस्कुराया और उसकी मुस्कान बेहद व्यंग्यात्मक थी। हवा में बारूद की गंध देखकर राजेंद्र सिंह ने मामले को शांत करने की कोशिश की और मुस्कुराते हुए कहा, वह ध्रुव, अगर तुम नहीं पी सकते तो पीना बंद कर दो। रोहित, दूसरों पर खुद को थोपना मत। ध्रुव वाकई नहीं पी सकता। रोहित मल्होत्रा ने शायद बहुत पी ली थी। उसका चेहरा गुलाबी और सिर गर्म था और उसने कहा, मैं खुद नहीं पी सकता। वैसे भी वह खुद ही बिल भरता है। मुझे आश्चर्य है कि वह बेचारा आज क्या करेगा। जैसे ही ये शब्द निकले, माहौल एकदम ठंडा हो गया और राजेंद्र सिंह का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। कामिनी सिंह ने अपनी आंखें घुमाई और तिरस्कारपूर्वक व्यंग्य किया, युवा लोगों का अहंकारी होना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें देखना होगा कि तुम योग्य हो या
नहीं और तुम में ताकत है या नहीं, सबकी नज़रों में मजाक मत बनो, और यह भी मत भूलना कि तुम आज हमारे परिवार से मदद मांगने आए हो। क्या तुम्हारे परिवार का यही रवैया होना चाहिए? इशिता सिंह ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। माँ, बकवास बंद करो, देखते हैं कि इनका परिवार जल्दी ही क्या करता है। ये टेबल कम से कम सैकड़ों हजारों की है, इनका परिवार कम से कम अपने लिए पैसे तो देगा ही और कम से कम 340,000 मांगेगा। मैं देखना चाहती हूँ कि आज ये नाम का ये व्यक्ति क्या करता है। इतना कहने के बाद इशिता सिंह ने रोहित मल्होत्रा की ओर देखा और धीरे से कहा, रोहित, आज इन्हें पैसे मत देना, देखते हैं ये क्या करते हैं। इशिता सिंह के चेहरे पर चमकीली मुस्कान देखकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। मन ही मन सोचा कि तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। ध्रुव धीरे से खड़ा हुआ, मुंह में सिगरेट दबाए, मुस्कुराया और चिल्लाया, वेटर। दरवाजे के बाहर तुरंत एक वेटर सम्मानपूर्वक आया। सर, क्या बात है? ध्रुव ने आंखें घुमाई और कहा, अपने मैनेजर को यहाँ बुलाओ। हाँ, जल्द ही। ध्रुव को जानने वाला पिछला मैनेजर अंदर आया। उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, सर, आपके ऑर्डर क्या हैं? ध्रुव ने धुआं उड़ाया और शांत भाव से कहा, सामने वाले व्यक्ति को बताइए कि आज ये भोजन कौन दे रहा है। इशिता सिंह ने ठंडी मुस्कान दी। अरे, क्या तुम अभी भी यहाँ होने का नाटक कर रहे हो? नाटक कर रहे हो? उसके बोलने से पहले महिला प्रबंधक ने अचानक ध्रुव को सम्मानपूर्वक झुकाया और बहुत ही सम्मान के स्वर में कहा, श्रीमान, ये आज आपके आने और स्टोर को इतना रोशन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न केवल आज ये टेबल आपके लिए निःशुल्क होगी, बल्कि अब से जब भी आप बेंगलोर इंटरनेशनल होटल में आएंगे, हम आपको पूरा ऑर्डर देंगे, क्योंकि आप यहाँ के सबसे सम्मानित अतिथि हैं। बोलना समाप्त करने के बाद वीआईपी लाउंज में सन्नाटा छा गया और उसके सामने बैठे रोहित मल्होत्रा का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने अपना मुंह खोला। इशिता सिंह इस दृश्य को मुंह खोले हुए देखती रही, लगभग स्तब्ध। दूसरी ओर कामिनी सिंह के मुंह में खाना भरा हुआ था और वह उसे निगल नहीं पाई। वह चबाना भूल गई और बस ध्रुव को देखती रही। उसने अपने मुंह के कोने में चावल के कुछ दाने रखे, रोहित मल्होत्रा की ओर देखा, ये भूलकर कि उसके मुंह में कुछ है, और स्पष्ट रूप से बोली, रोहित, क्या हो रहा है? रोहित मल्होत्रा का चेहरा शर्मिंदगी और शर्मिंदगी से भर गया था। वह जमीन में कोई दरार ढूंढकर अंदर घुसना चाहता था। उसका चेहरा दर्द से जल रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस मेज पर तथाकथित प्रतिष्ठित अतिथि ध्रुव निकला। कामिनी सिंह ने वेटर की ओर देखा, गहरी सांस ली और खालीपन से बोली, क्या तुमने कोई गलती की? प्रतिष्ठित अतिथि ध्रुव कैसे हो सकता है? वह मेरा दामाद रोहित मल्होत्रा होगा। महिला प्रबंधक ने भौहें सिकुड़ी और उसका स्वर तुरंत ठंडा हो गया। रोहित मल्होत्रा कौन है? माफ करें, हमने उसके बारे में नहीं सुना है। हम केवल इतना जानते हैं कि ये हमारे होटल में सबसे प्रतिष्ठित और एकमात्र विशेष वीआईपी ग्राहक हैं। इतना कहने के बाद उसने ध्रुव की ओर देखा, धीरे से मुस्कुराए और कहा, के पास कोई और निर्देश है? ध्रुव मुस्कुराया, नहीं, वैसे एक बात, आपके दरवाजे पर नेहा शर्मा नाम की एक वेटर है ना? महिला मैनेजर ने सिर हिलाया और हल्के से मुस्कुराए, हाँ, क्या बात है? ध्रुव ने हाथ हिलाया और शांत भाव से कहा, उसे कहो कि कल काम पर न आए। हाँ, महिला मैनेजर ने कोई सवाल भी नहीं पूछा, उसने बस सम्मानपूर्वक जवाब दिया। ये दृश्य वीआईपी लाउंज में सभी को चौंका गया। राजेंद्र सिंह ने चौड़ी आंखों से ध्रुव को देखा। महेश, सुनीता और दिया सभी चौंक गए, बड़ी आंखों से घूर रहे थे। एक पल के लिए वीआईपी लाउंज बेहद शांत हो गया। ध्रुव ने इधर उधर देखा और मुस्कुराया, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? खाओ। इशिता सिंह ने पहले ध्रुव की ओर देखा और फिर रोहित मल्होत्रा की ओर। उसके चेहरे पर धीरे धीरे बेहद बदसूरत भाव आते गए। यूफी, क्या हो रहा है? क्या तुमने नहीं कहा कि तुम यहाँ के बॉस को जानती हो? रोहित मल्होत्रा ने मुंह बनाया और एक बदसूरत मुस्कान निकाली। इशिता, यहाँ कुछ गलतफहमी है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है यह एक गलती है। गलत? इशिता सिंह ने अपने दांत भींचे और रोहित मल्होत्रा को घूरते हुए दुखी महसूस किया। अगर तुम मुझे नहीं जानते तो तुम मुझे नहीं जानते। तुम यहाँ क्यों शेखी बघार रहे हो? इतने सारे लोगों का तुम्हारे साथ होना शर्मनाक है। इशिता सिंह जितना इस बारे में सोचती उतना ही गुस्सा होता जाता। उसने मेज पटक दी और रोहित मल्होत्रा को गुस्से से घूरते हुए खड़ी हो गई। रोहित मल्होत्रा, मैंने हमेशा सोचा है कि तुम एक विनम्र और ईमानदार व्यक्ति हो। कृपया आज मुझे ये बात स्पष्ट रूप से समझाओ, क्या तुम इस बॉस को जानते हो या तुम सिर्फ शेखी बघार रहे हो? रोहित मल्होत्रा पहले से ही उदास मूड में थे, लेकिन जब इशिता सिंह ने यह कहा तो वे अचानक गुस्सा हो गए। उसने बेंच को लात मारकर दूर फेंक दिया, अचानक खड़ा हुआ और इशिता सिंह पर चिल्लाया, चुप हो जाओ। तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? तुम्हारे सिंह परिवार को मुझ पर निर्भर रहना पड़ता है। हाँ, मैं शेखी बघार रहा हूँ तो क्या मैं ही हूँ जो अब तुम्हारे सिंह परिवार को बचा सकता हूँ? तुम वहाँ हो, तुम मुझसे क्यों झगड़ रही हो? अगर तुम मुझे फिर से परेशान करना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। रोहित मल्होत्रा, तुम कमीने। इशिता सिंह गुस्से से फूट फूट कर रोने लगी और खुद को रोहित मल्होत्रा के चेहरे पर थप्पड़ मारने से नहीं रोक पाई। रोहित मल्होत्रा ने अपना चेहरा छिपा लिया और स्तब्ध रह गया। 3 सेकंड के बाद उसने अचंभे में कहा, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? इशिता सिंह अचानक जाग गई और कांपती आवाज में बोली, यूफी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं तो बस। वह रोहित मल्होत्रा के चेहरे को छूना चाहती थी, लेकिन रोहित मल्होत्रा ने उसका हाथ झटक दिया और इशिता सिंह को घृणा भरी नजरों से देखा। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? तुमने क्या कहा? तुमने मुझे कुतिया कहा? मैंने कहा कि कुतिया ने मुझे मारने की हिम्मत की। रोहित मल्होत्रा ने सीने से जोर से दहाड़ते हुए अचानक अपनी हथेली उठाई और इशिता सिंह के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। चले जाओ, मैंने तुम्हारी मां को चौदा, मैंने सच में तुम्हारे सिंह परिवार को बदनाम कर दिया। जब तुम मुझसे भीख मांग रही थी तो तुम कैसी दिख रही थी, यह मत भूलना। तुम सच में खुद को क्या समझती हो? मैंने तुम्हारी मां को चौदा। चलो अब इस बारे में और बात नहीं करते, चले जाओ, ब्रेकअप करो, अपने सिंह परिवार के व्यवसाय को तुरंत दिवालिया होने दो। थप्पड़ खाने के बाद इशिता सिंह के बाल बिखरे हुए थे और उसका आधा चेहरा सूजा हुआ था। रोहित मल्होत्रा बिना पीछे देखे वीआईपी लाउंज से चले गए। वीआईपी लाउंज बेहद शांत था। इशिता सिंह ने अपना चेहरा ढांक लिया, खुले दरवाजे को देखते हुए, और अचानक फूट फूट कर रोने लगी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक अच्छा खाना अचानक इस स्थिति में बदल जाएगा। राजेंद्र सिंह एक उलझन भरे चेहरे के साथ बेंच पर बैठ गए और बुदबुदाए, सब खत्म हो गया। मेरा सिंह परिवार खत्म हो गया और मल्होत्रा परिवार भी नाराज हो गया है। कामिनी सिंह ने इशिता सिंह को उठाया। इस पल उसने अपना अहंकार खो दिया और उदास होकर बोली, बेटी रो मत। बस इतना सोचो कि हमने गलत इंसान को देख लिया है। बस इतना सोचो कि रोहित मल्होत्रा एक कमीना इंसानी चेहरा और जानवर का दिल वाला कमीना है। इशिता सिंह कामिनी सिंह की बाहों में गिर गई और बहुत दुखी होकर रोने लगी। इधर महेश और सुनीता को कुछ देर के लिए समझ में नहीं आया कि क्या करें। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी। वे दिलासा देना चाहते थे लेकिन गलत बात कहने से डरते थे। राजेंद्र सिंह ने एक लंबी सांस ली और महेश की ओर देखा। उसका चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव और बेबसी से भरा था। पुराने प्लाटून लीडर, ऐसा लगता है कि मैं ध्रुव के काम में आपकी मदद नहीं कर सकता।
मेरे परिवार का व्यवसाय बंद होने वाला है। मैं मूल रूप से इशिता के प्रेमी पर निर्भर था, लेकिन अब मेरा प्रेमी चला गया है और मेरा सिंह परिवार भी शायद बर्बाद होने वाला है। पुराने गुरु, मुझे वास्तव में खेद है। महेश ने आह भरी। राजेंद्र सिंह, ऐसा मत कहो। मैंने आज आपको पहले ही काफी परेशान कर दिया है। मुझे बहुत शर्म आती है। आपकी इशिता और उसका प्रेमी ऐसे ही हैं और इसका ध्रुव से कुछ लेना देना है। आखिरकार हमें आज नहीं आना चाहिए था। राजेंद्र सिंह ने अपना हाथ हिलाया। उनका पूरा शरीर एक पल में बहुत बुरा हो गया था और वे एक एक छत को घूरते रहे। इस समय ध्रुव ने अपनी सिगरेट की राख को झाड़ दिया और अचानक शांत होकर कहा, चाचा, मल्होत्रा परिवार पर अपनी उम्मीदें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके परिवार की संपत्ति को फिर से जीवित करने में मदद कर सकता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सभी ने अपना सिर उठाया और ध्रुव को देखा। इशिता सिंह ने भी अचानक अपना सिर उठाया और लाल आंखों से ध्रुव को देखा और बहुत आश्चर्य से कहा, हाँ तुमने अभी क्या कहा? ध्रुव ने अपने पैरों को क्रॉस किया, सिगरेट होल्डर को मुंह में पकड़ा, राख को झाड़ा और धीरे से कहा, मैंने कहा था कि मैं सिंह परिवार की संपत्ति वापस पाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम कर सकते हो। इशिता सिंह बेहद हैरान थी और कामिनी सिंह ने चौड़ी आंखों से ध्रुव को देखा। बेशक मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ध्रुव ने शांति से कहा। कौन सी शर्तें? अध्याय 94 सुजू से पहली बार मिलना। ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा, शर्त यह है कि तुम और तुम्हारी माँ मेरे माता पिता से अच्छी तरह माफी मांगें। क्या माफी मांगें? इशिता सिंह का चेहरा अचानक उतर गया। कामिनी सिंह के चेहरे पर अचानक भाव भी खराब हो गए। ध्रुव के माता पिता से माफी मांगने के लिए कहना, क्या यह मुंह पर तमाचा नहीं होगा? महेश और सुनीता को, जो घटिया और फटेहाल कपड़े पहने हुए थे, देखते हुए इशिता सिंह ने अपने होंठ कसकर काटे और चुप रही। क्या तैयार नहीं? ध्रुव ने ठंडी मुस्कान दी। इशिता सिंह किसी आंतरिक संघर्ष से गुजर रही थी। वह मूल रूप से एक घमंडी और अभिमानी लड़की थी और कभी-कभी उसका चेहरा उसके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण होता था। अब उसे अपना सिर झुकाने के लिए कहा जाता है, वह वास्तव में ऐसा नहीं कर सकती। इशिता सिंह ने अपने होंठ काटे। ध्रुव की आंखों से बचते हुए एक पल के लिए चुप रही और कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगी। राजेंद्र सिंह ने धीरे से आह भरी और कहा, इशिता, पिताजी को लगता है कि तुम्हें अपने चाचा और चाची से माफी मांगनी चाहिए। तुमने आज कुछ ज्यादा ही बोल दिया। पिताजी, इशिता सिंह ने राजेंद्र सिंह से गुस्से में कहा, पिताजी, आप मेरे पिता हैं या ये नाम के ये पिता? अगर आप मुझसे माफी मांगने के लिए कहते हैं तो क्या ये हमारे परिवार को अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है? मुझे यह नहीं चाहिए। जो माफी मांगना चाहेगा वह माफी मांगेगा। इतना कहने के बाद इशिता सिंह खड़ी हुई और बाहर चली गई। राजेंद्र सिंह ने जल्दी से कहा, अरे इशिता, तुम कहाँ जा रही हो? इशिता सिंह ने पीछे देखे बिना ही नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, मैं रोहित मल्होत्रा को ढूंढने जा रही हूँ। मुझे लगता है कि रोहित मुझसे प्यार करता है। ये सिर्फ एक गलतफहमी थी। हाँ, बहक मत जाना। तुम चाहते हो कि मैं सिर झुकाकर माफी मांगूं? असंभव। मैं यूफी की तलाश में जाऊंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है। वह तुमसे ज्यादा काबिल है। ध्रुव की आवाज उसके पीछे से धीमी सी सुनाई दी, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे भीख मांगने नहीं आओगे। असंभव। इशिता सिंह ने दरवाजा पटक दिया और वीआईपी लाउंज से बाहर निकल गई। राजेंद्र सिंह उदास होकर मुस्कुराए, तियानमिंग, कृपया मेरी लड़की के गुस्से को बर्दाश्त करो। अगर वह ऐसी है तो हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। ध्रुव ने शांति से सिर हिलाया, कोई बात नहीं। अगर वह माफी नहीं मांगती है तो माफी मत मांगना। राजेंद्र सिंह का चेहरा अचानक सख्त हो गया और उनकी व्यंग्यात्मक मुस्कान गहरी हो गई। बेशक वह जानता था कि ध्रुव ने जब ये कहा तो उसका क्या मतलब था। अंतर्निहित अर्थ ये था कि माफी मांगे बिना सिंह परिवार के उद्यम में मदद करना असंभव था। कामिनी सिंह ने चेहरे पर अजीब सी मुस्कान के साथ ध्रुव को देखा। ये देखकर कि होटल मैनेजर अभी ध्रुव के साथ इतना विनम्र था, वह भी मन ही मन बुदबुदाई। क्या ऐसा हो सकता है कि ध्रुव की पृष्ठभूमि साधारण नहीं है? लेकिन इस पहनावे को देखकर वह एक योग्य व्यक्ति नहीं लगता। लेकिन कामिनी सिंह मूर्ख नहीं है और वह अभी भी सच्ची चीजें कर सकती है। वह खड़ी हुई, शराब का गिलास उठाया, ध्रुव को जबरन मुस्कुराया और कहा, सुबह हो गई है। अभी मेरी चाची ने कुछ अप्रिय बात कही थी। क्या मैं पहले आपसे माफी मांगूं? ध्रुव ने कामिनी सिंह को हल्के से देखा। उसके मुंह के कोने पर एक चंचल वक्रता थी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप कामिनी सिंह का प्रदर्शन देख रहा था। पहले वह अपने माता पिता को बहुत नीची निगाह से देखता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ध्रुव को बहुत बुरा लगा। इस समय ध्रुव बैठा था और कामिनी सिंह खड़ी थी, उसके हाथ में अभी भी एक प्याला था। इस दृश्य ने कामिनी सिंह को वाकई थोड़ा दुखी कर दिया। अपनी पहचान, वरिष्ठता या हैसियत के बावजूद वह ध्रुव से हर तरह से ऊपर था। लेकिन अब वह खड़ा है और ध्रुव बैठा है। उसे दुख हुआ और उसने खुद से कहा, हाँ, तुम्हें हमारे सिंह परिवार के उद्यम को बचाने की क्षमता होनी चाहिए, अन्यथा अगर तुमने आज मुझे बिना किसी शर्म के खड़े होकर टोस्ट करने को कहा तो देर सबेर मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। ध्रुव अभी भी बैठा हुआ था और महेश अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वहीं सिकोड़कर फुसफुसाया, ध्रुव, तुम्हारी चाची तुम्हारे साथ शराब पी रही हैं, तुम खड़े क्यों नहीं हो जाते? ध्रुव ने कामिनी सिंह के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान देखी और समझ गया कि कामिनी सिंह को झटका लगा है। फिर वह बैठ गया और होंठ सिकोड़ते हुए बोला, आंटी प्लीज खड़े होकर शराब मत पीना। हम सब बैठते हैं और खड़े भी नहीं होते। कामिनी सिंह का चेहरा जम गया, लेकिन वह इस समय कुछ नहीं बोल सकती थी, इसलिए उदास होकर बैठ गई। ध्रुव ने शराब का प्रतीकात्मक घूंट लिया और वीआईपी लाउंज में माहौल कुछ हद तक शांत हो गया। कामिनी सिंह ने मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं पहले बाथरूम जा रही हूँ, माफ करना। बोलते हुए उसने राजेंद्र सिंह की तरफ देखा। राजेंद्र सिंह भी समझ गया, नमस्ते किया और कामिनी सिंह के पीछे वीआईपी लाउंज से बाहर निकल गया। वीआईपी लाउंज से बाहर निकलते ही कामिनी सिंह का चेहरा एकदम काला पड़ गया। वह बेहद बदसूरत लग रही थी। राजेंद्र सिंह ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, जियाओपिंग, तुम्हें क्या हो गया है? कामिनी सिंह ने हाथ जोड़ लिए और आखिरकार वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसका गुस्सा और झल्लाहट बाहर निकल गई। तुम्हारी हिम्मत अभी भी मुझसे पूछने की है कि क्या गलत है? तुमने क्या गलत कहा? क्या तुमने नहीं देखा कि ध्रुव ने मुझे मुंह नहीं दिखाया ताकि मैं मन से उतर न सकूं? वह कौन है? वह, राजेंद्र सिंह ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, जियोपिंग, ध्रुव ने जो किया वह गलत है, लेकिन तुम्हारे साथ भी कुछ गड़बड़ है। तुमने पहले भी दूसरों के माता पिता के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं और बहुत सी अप्रिय बातें कही हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ध्रुव को इतना असहज महसूस हुआ कि तुम मन से उतर नहीं पाए। कामिनी सिंह ने अचानक गुस्से में कहा, क्यों? उसे क्यों करना चाहिए? क्या वह यहाँ किसी होटल मैनेजर से परिचित नहीं है? क्या वह कोई वीआईपी ग्राहक नहीं है? ताकि वह घमंडी हो जाए और पागल हो जाए। बह, मुझे परवाह नहीं है, मैं बाद में तुम्हें ढूंढ लूंगा। अगर कोई उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछेगा, अगर मुझे पता चलेगा कि वह जानबूझकर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे उसके पैर तोड़ने पड़ेंगे। कामिनी सिंह की आंखें क्रोध से जल उठी। राजेंद्र सिंह एक और कड़वी मुस्कान बिखेरते हुए अंत में असहाय भाव से बोले, ठीक है जियाओपिंग, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। ध्रुव एक अच्छा बच्चा है, भविष्य में दूसरों को नीचा मत समझना। मैं बस इसे नीचा देखता हूँ। अगर मैं किसी मैनेजर को जानता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? हमारा परिवार अभी भी एक कंपनी चलाता है, उसके पास तुलना करने के लिए क्या योग्यता है? बह, इस समय ध्रुव की आकृति वहां चली गई।
ध्रुव उनके पास गया और उन दोनों को हल्के से मुस्कुराया। चाचा चाची, अगर आप खाने के लिए अंदर नहीं जाएंगे तो आप किस बारे में बात करने जा रहे हैं? कामिनी सिंह ने जल्दी से अपने चेहरे पर मुस्कान ला दी और कहा, सुबह हो गई है। ओह नहीं, ये कुछ भी नहीं है, आपके चाचा और मैं यहाँ कुछ बात करने आए हैं। ध्रुव ने हल्के से मुस्कुराया और उसके उत्सुक कानों ने स्वाभाविक रूप से अभी अभी वे सभी शब्द सुने। लेकिन इस समय वह कामिनी सिंह के साथ बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहता था और बस बाथरूम में चला गया। कामिनी सिंह ने ध्रुव की पीठ पर घृणा से नजर डाली और राजेंद्र सिंह को वापस वीआईपी लाउंज में खींच लिया। व्यंजनों से भरी मेज को देखकर कामिनी सिंह को बिना किसी कारण के दुख हुआ। कहावत है, खाने वाले लोग तीखे और नर्म दिल वाले होते हैं। वह ध्रुव पर बिना किसी कारण के एहसान नहीं करना चाहती थी। ध्रुव से कोई संपर्क तो दूर की बात है। उसके बगल में एक वेटर था। उसने तुरंत भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वेटर, इस टेबल की कीमत कितनी है? हम खुद इसका भुगतान करते हैं। वेटर ने तुरंत घबराते हुए कहा, मैडम, हिसाब किताब हो गया है। आप बहरी हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस डिश की कीमत कितनी है? ये व्यंजनों की टेबल 56 रुपये प्रति टेबल का मानक है। वेटर ने कांपते हुए कहा। कामिनी सिंह ने तुरंत एक सांस ली और पूरी तरह से बोलना बंद कर दिया। 56 रुपये प्रति टेबल, बस ऐसे ही खाओ। उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था। हालांकि उसका परिवार अमीर था, लेकिन वे इतना महंगा खाना नहीं खरीद सकते थे। इसके अलावा व्यापार वर्तमान में कठिनाइयों का सामना कर रहा है और परिवार के विभिन्न पहलू भी थोड़े तनावपूर्ण हैं। वह 56 का खर्च उठा सकती थी, लेकिन यह इतना दर्दनाक होगा कि वह वास्तव में इसे सहन नहीं कर सकती थी। ध्रुव ने वास्तव में सीधे बिल माफ कर दिया। वह कौन है और उसका चेहरा इतना कीमती है? महेश, सुनीता और दिया भी दंग रह गए। भोजन की इस मेज की कीमत 56 रुपये थी। वे इस खगोलीय आंकड़े की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। 600 रुपये का भोजन उनके लिए उच्च श्रेणी का माना जाता था। यह मेज 56 की है। सुनीता लगभग एक पल के लिए भी शांत नहीं बैठ सकी। मेज पर रखा खाना लगभग खत्म हो गया था। कई लोग वीआईपी लाउंज से निकलकर नीचे ध्रुव का इंतजार करने लगे। और इधर ध्रुव बाथरूम से निकलकर गलियारे में चला गया। तभी एक महिला उसके सामने आ गई। महिला ने एक लंबी सफेद पोशाक पहनी हुई है। उसका फिगर बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। उसने अपनी पतली सफेद पिंडलियों पर काले रंग के ऊंचे जूते पहने हुए हैं। उसके रेशमी बाल स्याही की तरह हैं, जिस पर एक सफेद धनुष है। छोटा और बेदाग अंडाकार चेहरा सफेद और बेदाग है। एक हल्की लाली के साथ नाजुक और लंबी छोटी नाक और गुलाब की तरह लाल होंठ उसे एक परी की तरह बना रहे हैं। खासकर उसकी आंखें, जो बहुत बड़ी हैं और अंदर से नीले रंग का स्पर्श करती हुई लगती हैं, जैसे शरद ऋतु का पानी। कोई भी आदमी जो उसे देखता है वह कहेगा कि वह एक परी जैसी सुंदरता है। ध्रुव ने अवचेतन रूप से देखा और जिस क्षण उसने महिला का चेहरा देखा, ध्रुव का शरीर अचानक जम गया। महिला ने भी उसे देखा और उसका शरीर इस क्षण रुक गया, ध्रुव को एकटक घूरते हुए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और इस क्षण समय रुक गया। उनकी आंखों में गहरी जटिलता थी। 3 साल बीत चुके हैं और चीजें बदल गई हैं। ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ अपनी पूर्व प्रेमिका सुजू से मिलेगा, वह महिला जिसे वह उस समय बहुत प्यार करता था। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन ध्रुव ने अपने चेहरे की मांसपेशियों को हिलाया और सुजू को देखकर मुस्कुराया। बहुत दिनों से तुम्हें नहीं देखा। अध्याय 95। प्रश्न। गलियारे में कोई नहीं था और पूरी दुनिया शांत लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि दुनिया में एक दूसरे के आमने सामने सिर्फ 2 लोग बचे हैं। दूसरी तरफ सुजू ने चुपचाप ध्रुव को देखा। उसे वाकई यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने ध्रुव था। ध्रुव को अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हुए 3 साल हो गए हैं और कोई खबर नहीं है। सभी को लगा कि वह किसी दुर्घटना के कारण मर गया और किसी को नहीं लगा कि वे उसे फिर से देख पाएंगे। अमेलिया सू भी यही करती है। पिछले 3 सालों में उसने एक अच्छा जीवन नहीं जिया था, क्योंकि वह हमेशा अपने दिल में दोषी महसूस करती थी। जब उसने स्कूल में अमीर दूसरी पीढ़ी के लड़के से कुछ समय के लिए ब्रेकअप किया तो उसे लगा कि वह जिस व्यक्ति से वास्तव में प्यार करती थी वह ध्रुव था। इसलिए मैं माफी मांगना और रुकना चाहती थी, लेकिन उस दिन ध्रुव गायब हो गया और उसने ये राज हमेशा के लिए अपने दिल में ही रख लिया। उसे लगा कि उसे यह बात फिर कभी कहने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन इस पल वह एक सदमे में थी।